हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त सीए कपिल कर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए इंटरमीडिएट डायरेक्ट टैक्स रिवीजन सीरीज का अपना लेक्चर नंबर 4। और आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर भी पढ़ा था कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो जो इनकम आपकी बाकी 4 हेड्स के अंदर टैक्सेबल नहीं होती, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यानी कि रेजिडरी क्लॉज के अंदर डाल के रेजिडरी हेड के अंदर डालकर वो टैक्स कर दी जाती है। तो हमने इनकम अंडर द हेड सैलरी अपने लास्ट रिविजनरी वीडियो के अंदर डिस्कस करा था। आई होप कि आप सभी ने वो रिविजनरी वीडियो देखी होगी एंड साथ ही साथ उसके सभी क्वेश्चंस इलस्ट्रेशंस आपने खुद से सॉल्व करके देख लिए होंगे। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज आप एक बार उस रिविजनरी वीडियो को देखकर अपने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, सो दैट आपको सैलरी के ऊपर अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाए और आप एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सके। आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इनकम अंडर द हेड एचपी। ये भी एक काफी छोटा चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड आपके एग्जामिनेशन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस छोटे से चैप्टर की एग्जामिनेशन के अंदर काफी अच्छी वेटेज होती है और आप इजीली, बहुत ही इजी चैप्टर है, इजीली आप ये नंबर सिक्योर कर सकते हैं। यानी कि एग्जाम के अंदर मिनिमम 4 नंबर से लेकर 6 नंबर के बीच में आपको मिलता है। तो ये इतना सिंपल चैप्टर है कि अगर आप ये वीडियो हमारी देख लेंगे और उसके बाद फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सो इट विल नॉट टेक यू मोर देन 2 और 2.5 आवर्स और आप इस इतनी ही देर में अपने 4 to 6 नंबर्स बिल्कुल अच्छी तरीके से आप रिजर्व कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इनटू द सब्जेक्ट विद मी। तो हमारे चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 22। सेक्शन 22 हमें बताता है चार्जेबिलिटी के बारे में कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर कौन कौन सी इनकम चार्जेबल टू टैक्स होती है। So, the annual value of any property comprising of building or land appurtenant thereto, of which the assessee is the owner, is chargeable to tax under the head income from house property। इसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी बिल्डिंग और उसके आसपास की लैंड, एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ द बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेंट देयरटू, जिसका असेसी ऑनर है, इसकी एनुअल वैल्यू आपकी चार्जेबल टू टैक्स होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर एक वर्ड टर्म यूज करी गई है यहाँ पे, एनुअल वैल्यू। अब ये एनुअल वैल्यू क्या होता है, तो एनुअल वैल्यू हम समझेंगे इन सेक्शन नंबर 23। एनुअल वैल्यू को हम डिस्कस करेंगे इन सेक्शन नंबर 23। अभी इसी के बाद हम डिस्कस करेंगे कि एनुअल वैल्यू क्या होती है। तो अगर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है बीइंग द बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेंट देयरटू, तो उसकी एनुअल वैल्यू होती है, तो वो एसएससी जो उस बिल्डिंग का और लैंड का ओनर होता है, उसके हैंड्स में उसकी एनुअल वैल्यू टैक्सेबल होती है एज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट इसके यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस बताई गई हैं, 2 एक्सेप्शंस बताई गई हैं कि ये वाली होने वाली इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी, रदर ये आपकी पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। तो कौन सी इनकम? द पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑक्यूपाइड बाय द एसएससी फॉर पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम। अगर कोई प्रॉपर्टी का पोर्शन एसएससी खुद ऑक्यूपाई कर लेता है और वो उसके अंदर अपना बिजनेस या प्रोफेशन करता है, तो उस पोर्शन से होने वाली जो भी इनकम होगी वो आपकी एचपी हेड के अंदर नहीं जाएगी। हम हाउस प्रॉपर्टी को अब आगे रेफरेंस के लिए एचपी बोलेंगे शॉर्ट में, तो वो आपके एचपी हेड के अंदर नहीं जाएगी, रादर वो पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड एक्सेप्शन क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसएससी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर कोई एसएससी है जिसका बिजनेस है कि वो प्रॉपर्टीज को लेट आउट करता है, तो इस केस में क्योंकि वो उसका बिजनेस है, तो उससे होने वाली जो भी इनकम होगी वो पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी, वो एचपी हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है जी, चलिए कंडीशंस फॉर चार्जेबिलिटी। अब चार्जेबिलिटी के लिए क्या क्या कंडीशंस हमें फुलफिल करनी होती है। प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टेंट देयरटू, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो एक आपकी बिल्डिंग होनी चाहिए और उसके आसपास की लैंड। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी कोई केवल लैंड है, बिल्डिंग मिसिंग है वहां पर, तो उससे होने वाली जो इनकम होगी उसकी एनुअल वैल्यू आपकी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड एचपी नहीं होगी, वो आपकी चार्जेबल टू टैक्स होगी इधर अंडर द हेड पीजीबीपी और अंडर द हेड आईएफओएस एज द केस में बी। बिल्डिंग इंक्लूड नॉट ओनली रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अब यहाँ पर बिल्डिंग कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपकी केवल रेजिडेंशियल बिल्डिंग ही होनी चाहिए, कि उसके अंदर आपको कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो या वो रहने की बिल्डिंग हो। वो अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, आपका कोई गोडाउन है या आपकी कोई ऑफिस शॉप कुछ भी है, तो वो उससे होने वाली इनकम भी आपकी एचपी हेड के अंदर ही टैक्सेबल होगी। बट ऑल्सो फैक्ट्री, बिल्डिंग, ऑफिस, शॉप एंड गोडाउन एंड अदर कमर्शियल प्रीमाइसेस, तो ये सब भी आपके बिल्डिंग के दायरे के अंदर आएंगे। लैंड अपॉर्टेंट देयरटू मींस लैंड कनेक्टेड विद द बिल्डिंग लाइक गार्डन और गैराज। लैंड अपॉर्टेंट देयरटू करने का मतलब क्या होता है कि आपकी बिल्डिंग और उसके आसपास की जो लैंड है, बिल्डिंग के आसपास, यानी कि आपका जैसे मान लीजिए आपका घर है और घर के चारों तरफ आपने कोई गार्डन बना रखा है या घर के पीछे आपने कोई गैराज बना रखा है, तो इसे बोला जाता है लैंड अपॉर्टेंट देयरटू। और एसएससी इसका ओनर होना चाहिए, तभी चार्जेबिलिटी आती है, वो हमने सेक्शन 22 के अंदर पढ़ा था। ये यहाँ पे बताया गया है इनकम फ्रॉम द लेटिंग आउट ऑफ अ वैकेंट लैंड, यानी कि जहाँ पे बिल्डिंग मिसिंग है, अगर कोई खाली प्लॉट है आपका, टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और पीजीबीपी। तो ये आपका या तो आईएफएस के अंदर टैक्स होगा या तो पीजीबीपी के अंदर टैक्स होगा एज द केस में बी।
assessee must be the owner of the property। अब जो assessee है वो प्रॉपर्टी का ऑनर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ पे एक बिल्डिंग है और उसके आसपास ये खाली जमीन पड़ी है, तो अब ये नहीं कि इसकी एनुअल वैल्यू भी आपके हैंड्स में टैक्स कर दी जाएगी। आप इसके ऑनर ही नहीं है। अगर आप इस जमीन के ऑनर है तभी आपके लिए टैक्सेबल होगी। अगर मान लीजिए खाली जमीन वैसी पड़ी है तो इसकी कोई टैक्सेबिलिटी आपके हैंड्स में नहीं आएगी अंडर द हेड एचपी और अंडर एनी अदर हेड। ऑनर इज द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन हिज ऑन राइट। ऑनर कहने का मतलब क्या होता है? वो पर्सन जिसके पास राइट है कि उससे होने वाली जो भी इनकम है वो उसे रिसीव कर सकता है। हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द इनकम फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड इज नॉट वारंटेड। तो आपकी सेल डीड रजिस्टर्ड है या नहीं है इससे कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं। अगर आपके पास राइट है उसके होने वाली इनकम को रिसीव करने का तो आपको यहाँ पर ऑनर बोल दिया जाएगा। ओनरशिप इंक्लूड बोथ फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड राइट्स। अगर आपके पास किसी प्रॉपर्टी के लीज होल्ड राइट्स हैं या फ्री होल्ड राइट्स हैं तो दोनों राइट्स को यहाँ पर ओनरशिप के अंदर कंसिडर करा जाएगा। ओनरशिप इंक्लूड डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप क्या होता है? तो ये कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे अपने लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर कि डीम्ड ओनरशिप किसे बोला जाता है। तो ओनरशिप के अंदर डीम्ड ओनरशिप को भी इंक्लूड करा जाएगा। द पर्सन हु ओन्स द बिल्डिंग नीड नॉट ऑल्सो बी द ओनर ऑफ द लैंड अपॉन विच इट स्टैंड। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी कोई एक सोसाइटी है और सोसाइटी की अब लैंड सोसाइटी की है बट उसके ऊपर एक टावर खड़ा है और उस टावर के अंदर भी आपका केवल कोई पर्टिकुलर एक फ्लैट है। तो अगर आप उस पर्टिकुलर फ्लैट के भी ओनर है तब भी यहाँ पर वो आपसे अगर उससे होने वाली कोई इनकम है तो वो आपकी एचपी हेड के अंदर ही टैक्सेबल होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस लैंड के ऊपर वो बिल्डिंग या वो टावर है वो लैंड की ओनरशिप भी आपकी होनी चाहिए। इस लैंड की ओनरशिप आपकी नहीं है, पूरे टावर की ओनरशिप आपकी नहीं है, रेदर आपकी केवल एक फ्लैट की ओनरशिप है। तो इसे भी यहाँ पर मान लेंगे कि आप इस पर्टिकुलर इतने प्रॉपर्टी के ऑनर है, इस पर्टिकुलर फ्लैट के आप ऑनर है। The assessee must be the owner of the house property in the previous year. It is not material whether he is the owner in assessment year or not. तो आप प्रीवियस ईयर के अंदर ऑनर होने चाहिए, असेसमेंट ईयर के अंदर आप ऑनर हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ऑनर थे 31 मार्च 2024 तक, तो अब आप प्रीवियस ईयर 2023-24 के अंदर ऑनर थे बट आपने 31 मार्च 2024 को बिल्डिंग खाली कर दी। तो अब ऐसा नहीं कि जब आप असेसमेंट ईयर के लिए एचपी की इनकम कंप्यूट कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि साहब मैं तो ऑनर ही नहीं हूँ। आप प्रीवियस ईयर में ऑनर थे तो इसलिए आपको वो टैक्सेबल होगी इनकम अंडर द हेड एचपी। If the title of ownership of the property is under dispute in a court, the decision as to who will be the owner chargeable to income tax under section 22 will be of the income tax department। अगर मान लीजिए आपकी कोई एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट के अंदर कि मिस्टर ए है एंड मिस्टर बी है और ये कोर्ट के अंदर है, अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि मिस्टर ए ऑनर है इसके या मिस्टर बी ऑनर है। तो अब जब तक वो केस हमारा पेंडिंग है इन द कोर्ट, जब तक कोर्ट अपना डिसीजन नहीं देता कि इसकी ओनरशिप ए की है या बी की है या किस टाइप से किसकी ओनरशिप है, तब तक ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का डिसीजन है कि वो चाहे तो वो ए को बोल सकता है कि भाई आप इसके ऊपर अभी सारा टैक्स पे करो, चाहे तो वो बी को बोल सकता है कि आप इसके ऊपर सारा टैक्स पे करो, इसकी इनकम आप अपने हैंड्स के अंदर टैक्सेबल करो और आप इस पर टैक्स पे करो। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की डिसीजन होता है जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता। जब कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा तो वो जो भी कोर्ट बोलेगी उसको मान लिया जाएगा यहाँ पे ऑनर, वो ऑनर बन जाएगा। In case of recovery of unrealized rent and arrear of rent, ownership of that property is not relevant। ये कहने का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपका कोई रेंट था, वो आपको पहले रियलाइज नहीं हुआ, अब वो आपको बाद में रियलाइज हो रहा है यानी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर। अब अगर मान लीजिए आप उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के अंदर उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के अगर आप ओनर भी नहीं है तब भी जो भी आपको अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव हुआ तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड एचपी, इररेस्पेक्टिव कि आप अभी प्रॉपर्टी के ओनर हैं उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के अंदर या नहीं। यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, तो आप प्रॉपर्टी को अपने किसी भी पर्पस से यूज कर सकते हैं, रेजिडेंशियल पर्पस से भी, कमर्शियल पर्पस से भी, आपकी सभी इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड एचपी। बट अगर असेसी प्रॉपर्टी को खुद अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज करता है तो उससे होने वाली इनकम आपकी अंडर द हेड एचपी टैक्सेबल नहीं होगी, फिर वो आपकी पीजीबीपी के अंदर टैक्स होगी। प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, अगर मान लीजिए कोई बिल्डर है फॉर एग्जांपल डीएलएफ है, अगर वो कोई बिल्डिंग को मतलब कोई टावर बनाते हैं उसके अंदर फ्लैट्स वगैरह बनाते हैं तो अब ये जो इनके फ्लैट्स हैं जब तक तो ये इनका बन जाता है स्टॉक इन ट्रेड, जब तक ये सेल नहीं होता तो ये इनका स्टॉक इन ट्रेड है। द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी विल बी चार्ज्ड अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वेयर इट इज हेल्ड एज बाय द असेसी एज स्टॉक इन ट्रेड। तो इसकी भी जो एनुअल वैल्यू होगी वो भी आपकी एचपी हेड के अंदर ही टैक्सेबल होगी। बट इसमें यहाँ पर आपको एक रिलैक्सेशन दिया गया है कि मान लीजिए डीएलएफ ने कोई टावर बनाया उसके अंदर फ्लैट्स वगैरह बनाए, अब वो उसके मतलब वो बिके नहीं, वो फ्लैट सभी उसी के पास रखे हैं, उसी के पास स्टॉक इन ट्रेड की तरह वो है, अभी वो उसके सेल नहीं हुए। तो इस केस में क्या होगा, हम 2 साल तक तो उसकी एनुअल वैल्यू को निल ले लेंगे, मतलब जिस दिन आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उससे 2 साल तक आपकी उसकी एनुअल वैल्यू निल ली जाएगी और उसको कोई भी आपको एचपी के अंदर टैक्सेबल नहीं करा जाएगा। बट अगर मान लीजिए डीएलएफ के वो फ्लैट्स 2 साल तक भी नहीं बिकते तो 2 साल के बाद उसे डीम्ड लेट आउट मान लिया जाएगा। Annual value of the property being held as stock in trade would be treated as nil for a period of 2 years from the end of the financial year in which the certificate of completion or construction of the property is obtained from the competent authority if such property is not let out during such period। ठीक है जी, अगर आपकी 2 साल तक वो लेट आउट नहीं होती तो इस केस में
जिस भी साल में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 2 साल के पीरियड तक आपको माना जाएगा कि आपकी उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू नील है। बट अगर वो 2 साल के बाद भी आपकी लेट आउट नहीं होती तो फिर उसे डीम्ड लेट आउट मान लिया जाएगा। ना कम टू नेक्स्ट प्रोविजन, कंपोजिट रेंट। ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एसएससी रिसीव करता है रेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एज वेल एज उसके साथ कोई और अदर सर्विस के लिए भी वो रेंट रिसीव करता है, सच एज अदर एसेट्स लाइक फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, कि उसने कोई अपनी बिल्डिंग दी और बिल्डिंग के अंदर उसने फर्नीचर वगैरह भी दे दिया, यानी कि उसने कोई फर्निश्ड फ्लैट, फर्निश्ड विला वो सेल कर रहा है, तो इस केस में उसने एक तो बिल्डिंग ट्रांसफर करी, साथ में उसके अंदर जो फर्नीचर था वो ट्रांसफर करा। या मान लीजिए कोई सोसाइटी है, तो सोसाइटी मेंटेनेंस के फॉर्म में आपसे लिफ्ट के चार्जेस लेते हैं, आपके सिक्योरिटी के चार्जेस लेते हैं, पावर बैकअप के चार्जेस लेते हैं, आपके वहां के मेंटेनेंस के चार्जेस लेते हैं। तो ये जो आपको मिलता है, तो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो जो आपने बिल्डिंग ट्रांसफर करी और एक साथ में जो आपने कोई फर्नीचर ट्रांसफर करा या आपको इन्हें साथ में सर्विस दे रहे हैं। तो इन दोनों कंपोनेंट्स को मिलाकर जो रेंट मिलता है तो उसे यहाँ पर बोला जाता है कंपोजिट रेंट। अब इस कंपोजिट रेंट का ट्रीटमेंट किस टाइप से करना होता है? द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द कंपोजिट रेंट। द सम एट्रीब्यूटेबल टू यूज ऑफ द प्रॉपर्टी इज टू बी असेस्ड अंडर सेक्शन 22 एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो जितना आपका प्रॉपर्टी का रिलेटेड वाला पोर्शन है उससे तो यहाँ पर एचपी के अंदर टैक्स कर दिया जाएगा, और जितना बाकी आपने कोई फर्नीचर, फिक्सचर, कोई प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर करी साथ में, या आप कोई लिफ्ट के चार्जेस ले रहे हैं, पावर बैकअप के चार्जेस ले रहे हैं, मेंटेनेंस के चार्जेस ले रहे हैं, तो वो आपके टैक्स होंगे इधर अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज द केस मे बी। वो आपके हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्स नहीं होंगे। अब इसके लिए आपको किस टाइप से स्प्लिट करना होता है? तो मैनर ऑफ स्प्लिटिंग अब क्या है? अगर लेट आउट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स आर इनसेपरेबल। इनसेपरेबल करने का मतलब क्या है कि आप जिसे बिल्डिंग लेट आउट कर रहे हैं वो बिना आपके ये सारी फैसिलिटीज या बिना फर्नीचर के वो बिल्डिंग लेने के लिए तैयार ही नहीं है, कि यानी कि आपको बिल्डिंग एंड ये साथ में अदर सर्विसेज या आपको साथ में फर्नीचर देना ही देना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी साथ में देनी ही पड़ेगी। इनसेपरेबल है कि आप इसे अलग अलग नहीं कर सकते। तो इस केस में जो भी आपको कंपोजिट रेंट मिलेगा वो पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल होगा इधर अंडर द हेड पीजीबीपी और अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज द केस में बी। इसके अंदर कोई भी आपका हाउस प्रॉपर्टी का कंपोनेंट नहीं आएगा। This is applicable if even if the sum receivable for the two lettings is fixed separately। तो अगर मान लीजिए आप अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं साथ में कोई प्लांट फर्नीचर वगैरह दे रहे हैं, तो चाहे आपने इसका एग्रीमेंट अलग अलग भी करा होना चाहिए कि भाई प्रॉपर्टी के लिए हम इतने रुपए लेंगे और ये प्लांट फर्नीचर वगैरह के लिए इतने रुपए लेंगे। स्टिल अगर आपको वो कंपोजिट तरीके से मिल रहा है कि उसके बिना आपकी वो इनसेपरेबल है, आप बिल्डिंग अलग से नहीं दे सकते, आप प्लांट एंड मशीनरी अलग से नहीं दे सकते, तो इस केस में वो पूरा का पूरा जो भी आपको कंपोजिट रेंट मिलेगा दैट वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी और अंडर द हेड आईएफओएस एज द केस मे बी। वो आपके एचपी के अंदर टैक्स नहीं होगा। इफ लेट आउट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स आर सेपरेबल। सेपरेबल करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि बिल्डिंग आपकी खाली सिंपल बिना किसी फर्नीचर, बिना किसी प्लांट एंड मशीनरी, बिना किसी सर्विस के भी आपकी वो बिल्डिंग लेट आउट हो सकती है, और मतलब जो आपका बायर है, जो उसे खरीद रहा है, जो भी उसका टेनेंट है, वो उसे बिना ये सारी सर्विसेज के, बिना फर्नीचर के भी लेने के लिए राजी है, तो उसे बोलते हैं कि ये सेपरेबल है। Two lettings are separable, that is letting out of one is acceptable to the other party without letting out of the other। यानी कि हम उससे बोल रहे हैं कि आप केवल बिल्डिंग ले लीजिए, मैं आपको कोई भी फर्नीचर मशीनरी वगैरह नहीं दूंगा, तो वो एक्सेप्टेबल है कि हाँ ठीक है मैं केवल बिल्डिंग ले लूंगा, तो इसे बोला जाता है सेपरेबल। तो इस केस में आपको क्या करना है, तो जितना आपका बिल्डिंग से रिलेटेड आपको रेंट मिल रहा है वो तो आपका टैक्सेबल होगा अंडर द हेड एचपी, एंड जितना आपने कोई और सर्विस के लिए, पावर बैकअप, सिक्योरिटी के लिए कोई चार्ज कर रहे हैं, या आप फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर करने के लिए कोई चार्ज कर रहे हैं, तो वो आपका टैक्सेबल होगा इधर अंडर द हेड पीजीबीपी और अंडर द हेड आईएफओएस एज द केस मे बी। ठीक है सर, तो आई होप आपको यहाँ तक का सभी कुछ अभी समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी कोई भी प्रोविजन में कुछ भी डाउट आता है या आपको मेरी स्पीड फास्ट लगती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए, तो जो भी इसके लिए मैक्सिमम हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो हम करके देंगे आपको। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। अब अगर मान लीजिए कोई हाउस प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, तो इस केस में उसकी टैक्सेबिलिटी किस टाइप से आएगी? तो हमने पढ़ा था इंडिविजुअल एंड एचईएफ के केस में, हमने नॉर्मली पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस में कि कोई बंदा या तो रेजिडेंट होता है या तो नॉन रेजिडेंट होता है। बट हमने इंडिविजुअल एचईएफ के केस में पढ़ा था कि इसके अंदर भी दो फर्दर बाइफरकेशन होते हैं कि या तो बंदा आरओआर होता है या आरएनओआर होता है। अब आरओआर के लिए हमने क्या पढ़ा था कि आरओआर के लिए तो उसकी ग्लोबल की इनकम टैक्सेबल होती है, कि उसकी कोई भी इनकम चाहे वो इंडिया के अंदर रिसीव हुई, इंडिया के अंदर डीम टू एक्री और अराइज हुई, या इंडिया के बाहर डीम टू एक्री और अराइज हुई, इंडिया के बाहर रिसीव हुई, तो उसके लिए तो सारी की सारी इनकम टैक्सेबल होती है। वेयरएज आरएनओआर के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? तो आरएनओआर के लिए वो वाली इनकम टैक्सेबल होती है जो इंडिया के अंदर रिसीव होती है, इंडिया के अंदर डीम टू एक्री और अराइज होती है, या इंडिया के बाहर डीम टू एक्री और अराइज होती है बट फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन इन इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। और एनआर के लिए केवल वो वाली इनकम टैक्सेबल होती है इंडिया के अंदर जो इनकम उसकी रिसीव होती है, डीम टू एक्री और अराइज होती है इन इंडिया। ठीक है जी, उसके लिए कोई बाहर की इनकम टैक्सेबल नहीं होती इन द केस ऑफ एनआर। तो अगर मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो सिचुएटेड है आउटसाइड इंडिया, तो आरओआर के केस में तो चाहे वो आपको उसकी इनकम इंडिया में मिल रही है, इंडिया के बाहर मिल रही है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आपकी जितनी भी इनकम होगी फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी वो आपकी टैक्सेबल होगी इन द केस ऑफ आरओआर।
बट इन द केस ऑफ RNOR एंड NR आपकी ये वाली इनकम केवल तभी टैक्सेबल होगी इन इंडिया अगर आपको इसका रेंट रिसीव होता है इंडिया के अंदर. If the rent from the property situated outside India is received in India, only then it will be taxable in the hands of the RNOR and NR. ठीक है सर, तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा. चलिए, नाउ कम टू सेक्शन नंबर 23 विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ द कंप्लीट आपका इनकम अंडर द हेड HP. तो ये हमें क्या बताता है? डिटर्मिनेशन ऑफ द एनुअल वैल्यू. एनुअल वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है. हमने सेक्शन 22 के अंदर पढ़ा था कि कोई भी एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ द बिल्डिंग और लैंड अपेंडेंट देयरटू वुड बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इफ द असेसी इज द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी. ठीक है जी, तो यहाँ पे वर्ड यूज करा गया था एनुअल वैल्यू. अब ये एनुअल वैल्यू क्या है ये अब हमें जानना है सेक्शन 23 के अंदर. तो एनुअल वैल्यू क्या होता है, इसे डिटरमाइन करने के अलग अलग तरीके हैं यहाँ पर. तो फर्स्ट, वेयर द प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, सेक्शन 23(1)(a) और B. अगर मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो थ्रू आउट मतलब पूरे के पूरे साल 12 महीने वो आपकी लेट आउट रही थी, तो इस केस में आपके लिए एनुअल वैल्यू क्या होगी? तो एनुअल वैल्यू आपको निकालनी होती है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ, रीडिंग बाद में कर लेंगे, कि आपका एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर. तो ये होता है यहाँ पर आपका एनुअल वैल्यू. ठीक है, अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट कहने का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेंट हमें कंप्यूट करना है म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट. सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट. अब पहले हम यहाँ पे इन टर्म्स का मीनिंग जान लेते हैं. तो एक्चुअल रेंट तो क्या होता है कि जो आपको एक्चुअली रेंट रिसीव हुआ ड्यूरिंग द लेट आउट पीरियड. आपके पूरे साल लेट आउट रही तो पूरे 12 महीने में आपको क्या एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ, वो होता है आपका एक्चुअल रेंट. एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है? तो हमें कंप्यूट करना होता है म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों का हायर लेना होता है बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट. अब म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होती है? म्यूनिसिपल वैल्यू होती है जो म्यूनिसिपैलिटी डिसाइड करती है टू लेवी द म्यूनिसिपल टैक्सेस, तो वो होती है म्यूनिसिपल वैल्यू. म्यूनिसिपल वैल्यू इज द वैल्यू डिटरमाइंड बाय द म्यूनिसिपैलिटी टू लेवी द म्यूनिसिपल टैक्सेस. फेयर रेंट क्या होता है कि जिस लोकेलिटी में आपकी प्रॉपर्टी है उस लोकेलिटी में सेम और सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी क्या नॉर्मली रेंट फेच कर रही है, उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर आपकी जैसी प्रॉपर्टी क्या रेंट फेच कर रही है, उसे यहाँ पे बोला जाता है फेयर रेंट. और स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? तो रेंट कंट्रोल एक्ट आपका एक रेंट को यहाँ पर बता देता है कि आप मैक्सिमम इतने तक का रेंट ले सकते हैं, तो ये आपका स्टैंडर्ड रेंट है कि आप इससे ज्यादा रेंट चार्ज नहीं कर सकते, तो वो रेंट कंट्रोल एक्ट आपको जो रेंट बताता है उसे बोला जाता है स्टैंडर्ड रेंट. अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी की आपकी म्यूनिसिपल वैल्यू आती है 1 लाख, ठीक है, एंड उसका फेयर रेंट यानी कि आसपास की और बिल्डिंग आपकी सिमिलर टाइप की वो कितना रेंट वहां पे फेच कर पा रही है? तो वो फेच कर पाती है वहां पे 1.25 लाख. तो अब इन दोनों में से हायर कौन होगा? 1.25 लाख. तो अब आप बोलेंगे कि सर एक्सपेक्टेड रेंट हमारा बन गया फिर ये 1.25. बट रुकिए, अभी यहाँ पर बताया गया है सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट. अब यहाँ पर हम दो कंडीशंस बनाते हैं कि आपका स्टैंडर्ड रेंट एक कंडीशन में तो दे रखा है 1,10,000 और एक कंडीशन में आपका स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है 1,50,000. तो क्या होगा अगर आपका म्यूनिसिपल वैल्यू 1 लाख है, फेयर रेंट 1,25,000 है बट स्टैंडर्ड रेंट है 1,10,000, तो इस केस में आपका एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा स्टैंडर्ड रेंट, क्योंकि इन दोनों का हायर बट सब्जेक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, तो यहाँ पर बनेगा 1.10 लाख rather than 1.25 लाख. बट दूसरी कंडीशन जहां पर आपका स्टैंडर्ड रेंट बताया गया है 1.50 लाख, तो इस केस में इन दोनों का हायर 1 लाख और 1.25 लाख का हायर 1.25 लाख सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट. तो स्टैंडर्ड रेंट तो ये 1.25 लाख से ज्यादा ही है, तो यहाँ पर 1.25 लाख यानी कि आपका ये फेयर रेंट बन जाएगा यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट. तो अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट हमारा निकल कर आ गया. हम ये वाली कंडीशन लेते हैं सेकंड वाली. तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट निकल कर आया यहाँ पर 1.25 लाख. अब नाउ वी एज्यूम कि आपका एक्चुअल रेंट ड्यूरिंग फॉर द लेट आउट पीरियड यानी कि 12 महीने के लिए आपको जो एक्चुअली रेंट रिसीव हुआ वो रिसीव हुआ आपको 1.50 लाख. तो इस केस में अब इन दोनों का हायर क्या है? 1.50 लाख. तो ये आपकी बनेगी एनुअल वैल्यू, जिसके बेसिस पर आपको यहाँ पर अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंप्यूट करनी है. तो इसे बोला जाएगा यहाँ पे एनुअल वैल्यू. इसे यहाँ पे हम बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू, GAV. ठीक है, तो यहाँ तक का आपको समझ आया? तो देख लीजिए, तो किस टाइप से निकालते हैं? GAV would be higher of expected rent and actual rent received or receivable during the year. Expected rent क्या होता है? Is the higher of fair rent or municipal value but restricted to standard rent. Municipal value क्या होती है? Municipal value is the value determined by the municipal authorities for levying municipal taxes on the house property. Fair rent क्या होता है? जो rent similar properties इस particular locality के अंदर fetch कर पा रही है उसे बोला जाता है fair rent. और standard rent is the fixed by rent control act. तो ये मैंने सारी आपको टर्म्स बता देती. From the GAV computed, municipal taxes paid by the owner during the previous year are to be deducted to arrive at the NAV. तो यहाँ पर आपका निकल कर आया GAV. अब उसमें से आपको यहाँ पे लेस करना होता है म्यूनिसिपल टैक्सेस जो कि पे करे होने चाहिए. एक्चुअली एक तो पे करे होने चाहिए ऑनर ने खुद ने, और वो भी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पे कर दिए होने चाहिए, यानी कि आपको एक्रूअल बेसिस पे आपके यहाँ पर डिडक्शन नहीं मिल सकती, आपने एक्चुअली पे करा होना चाहिए, तभी यहाँ पे आप म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन ले सकते हैं. तो इसके बाद यहाँ पर आपको निकल कर आती है NAV.
ठीक है सर, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। अब आपको इलस्ट्रेशन देखनी है खुद से, मैं आपसे स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, सभी इलस्ट्रेशन आपको खुद से करके देखनी है, सभी क्वेश्चंस आपको खुद से करके देखने हैं। किसी के अंदर भी आपको डाउट आता है तो वो आपको मेरे से पूछना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप दोबारा नोट कर लीजिए, 9634679382। और आपको इसके ऊपर मुझे क्या करना है, केवल व्हाट्सएप मैसेज करने हैं आपको इसके ऊपर आप मेरे को कॉल करेंगे तो आपकी मिस हो जाएगी, मैं कॉल आपके रिसीव नहीं कर पाऊंगा, सो वेरी सॉरी फॉर दैट। तो आपको केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है, विद इन द 24 आवर्स आपके सभी डाउट्स तो रिजॉल्व होंगे, इट्स माय एश्योरेंस टू यू। ठीक है सर, चलिए। तो इसके अंदर उन्होंने 5 सिनेरियो बनाकर दिया है, उसमें आपको म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट बता कर दिया है, एक्चुअल रेंट बता कर दिया है, तो आपको यहाँ पर एनुअल वैल्यू निकालनी है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे आपको समझ आ जाएगा। चलिए, नाउ कम टू सेकंड पॉइंट, वेयर द लेट आउट प्रॉपर्टी इज वैकेंट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। अगर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी एक पार्ट के लिए वो वैकेंट रही थी, मतलब वो लेट आउट नहीं हो पाई। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 मंथ के लिए तो आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट हो गई थी, बट 2 मंथ के लिए आपकी प्रॉपर्टी वैकेंट रही थी, लेट आउट नहीं हो पाई। तो इस केस में हमें किस टाइप से निकालनी है एनुअल वैल्यू। तो हम पहले तो इसका एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे फॉर द 12 मंथ पीरियड। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का वही तरीका, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट whichever is higher subject to standard rent। तो ये आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। इसे आपको कंपैरिजन किससे करना है, कंपेयर किससे करना है, इसे आपको कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट से, ये मानते हुए कि अगर हमारी वो प्रॉपर्टी पूरे 12 महीने के लिए यानी कि पूरे साल के लिए लेट आउट हो जाती तो हमें कितना एक्चुअल रेंट मिलता। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी 10 महीने के लिए लेट आउट हुई थी और आपको यहाँ पर एक्चुअल रेंट उस टाइम पे मिला था 10 महीने के लिए, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए, 10,000 रुपए पर मंथ के। बट अगर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी पूरे 12 महीने के लिए लेट आउट हो जाती तो आपको एक्चुअल रेंट कितना मिलता, तो आपको एक्चुअल रेंट मिलता है 1,20,000 रुपए। अब यहाँ पे 2 सिनेरियो है। मान लीजिए आपका ईआर निकल कर आता है, एक केस में आपका ईआर निकल कर आता है 90,000, ठीक है, नहीं 90,000 नहीं, यहाँ पे ईआर आपका निकल कर आता है 1,10,000 रुपए। तो अब यहाँ पर क्या देखा जाएगा, यहाँ पर देखा जाएगा कि आपका एक्चुअल रेंट, अगर वो पूरे 12 महीने के लिए आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट हो जाती तो आपका एक्चुअल रेंट क्या मिलता है, आपको 1,20,000। बट अभी आपको एक्चुअल रेंट कितना मिल रहा है, आपको एक्चुअल रेंट अभी मिल रहा है 1 लाख रुपए। तो इस केस में अगर आपकी वो लेट आउट हो जाती, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्चुअल रेंट आपका कम क्यों है, ओनली ड्यू टू वैकेंसी, केवल वैकेंसी की वजह से आपका एक्चुअल रेंट कम है। अगर वो पूरी लेट आउट हो जाती ड्यूरिंग द ईयर, पूरे फुल ईयर के लिए लेट आउट होती तो आपका एक्चुअल रेंट ही ज्यादा होता। तो इस केस में जो आपको एक्चुअल रेंट अभी एक्चुअली रिसीव हुआ फॉर द 10 मंथ, ये जो भी आपका लेट आउट पीरियड था उस पीरियड के लिए, तो उसे यहाँ पे मान लिया जाएगा आपका एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो 1,10,000 और एक्चुअल रेंट, इसे कंपेयर करेंगे यहाँ पर हम पूरे 12 महीने वाले को, तो वो यहाँ पर हमारा एक्चुअल रेंट हायर निकल कर आता है। तो एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड उसे यहाँ पे मान लिया जाएगा एनुअल वैल्यू। ऑन दी अदर हैंड, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका ईआर होता 1,30,000, 1,10,000 की जगह ईआर होता है 1,30,000, फिर हम उसे कंपेयर कर रहे होते हैं इससे एक्चुअल रेंट फॉर द 12 मंथ से, तो वो आता हमारा 1,20,000। बट इस केस में भी हमारा ईआर ही ज्यादा है, अगर ये पूरे 12 महीने भी हमारी प्रॉपर्टी लेट आउट रह रही तब भी हमारा एक्सपेक्टेड रेंट ही ज्यादा था। तो इस केस में हमारी जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू बनेगी वो हमारी एक्सपेक्टेड रेंट ही हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू बच जाएगी। यहाँ तक का आपको सभी बच्चों को समझ आ गया। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज इस वीडियो को, इतने पोर्शन को आप दोबारा से रिवाइंड करके सुन लीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, इसे थोड़ा क्लीन कर देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्या है, थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है कि आप उसके अंदर खुद रहते हैं, या आपकी कोई प्रॉपर्टी अनऑक्यूपाइड है यानी कि वो प्रॉपर्टी आपकी खाली पड़ी है, वो आपकी ना तो आप उसके अंदर खुद रहते ना ही वो आपने किसी को लेट आउट करी। अनऑक्यूपाइड करने का मतलब कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर ताला लग रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी जीएवी मान ली जाएगी निल। ठीक है, बट जीएवी निल मान ली जाएगी, बट यहाँ पर एक बात सुन लीजिए, मान लीजिए कोई एसएससी है और उसके पास 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी है, यानी कि उसके पास 3, 4, 5 प्रॉपर्टीज है। तो इस केस में क्या होगा, केवल किसी भी 2 प्रॉपर्टीज को ऑन दी ऑप्शन ऑफ दी एसएससी, 2 प्रॉपर्टीज को हम मानेंगे कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड है। 2 से ज्यादा जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन्हें हम डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे, उनकी डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी के हिसाब से हम वैल्यूएशन निकाल के उन्हें टैक्स कर देंगे अंडर द हेड एचपी। Annual value will be nil, or the benefit of nil annual value is available only up to 2 self occupied and unoccupied property। अगर मान लीजिए किसी के पास 3 है तो वो ये नहीं कह सकता कि साहब मेरी तीनों प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, केवल वो कोई भी 2 प्रॉपर्टी बता सकता है। वो सबकी वो वैल्यू निकाल के देख लेगा, जिसकी भी वैल्यू ज्यादा आ रही होगी वो उन दोनों को तो बोल देगा कि ये तो मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो उन दोनों की वैल्यू निल हो जाएगी। और जिसकी भी एनुअल वैल्यू कम आ रही होगी उसे बोल देगा कि हाँ जी मेरी डीम्ड लेट आउट मान लीजिए। तो केवल 2 प्रॉपर्टीज को यहाँ पर आप मान सकते हैं जिनकी एनुअल वैल्यू निल ले सकते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड ले सकते हैं। 2 से ज्यादा जितने प्रॉपर्टी होंगे उन्हें सबको डीम्ड लेट आउट मान लिया जाएगा। The benefit of nil annual value in respect of 2 self-occupied house properties available only to individuals and HEF। एंड ये बेनिफिट भी केवल इंडिविजुअल एंड एचएफ पे अवेलेबल होता है।
और जो आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जिसकी जीएवी नील मानी जाती है, उसमें से आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। आप उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर आपने एक्चुअली पे भी करे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तब भी आप उसका डिडक्शन नहीं ले सकते। साथ ही साथ अभी हम आगे पढ़ेंगे कुछ डिडक्शंस लाइक 24A, तो वहां पर आप 24A की डिडक्शन भी नहीं ले सकते, स्टैंडर्ड डिडक्शन। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 4, वेयर अ हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। अब यहाँ पर आपको समझना है, हमने एक का भी पॉइंट पढ़ा था कि आपकी पार्ट ऑफ द ईयर के लिए वो लेट आउट था एंड पार्ट ऑफ द ईयर के लिए वो वैकेंट था, खाली पड़ा था, बंद था, उसमें 2 महीने ताले लग रहे थे। बट यहाँ पे ये वाला केस नहीं है। यहाँ पे आपका केस क्या है कि मान लीजिए 10 महीने तो आपका वो लेट आउट था, ठीक है, एंड 2 महीने ताला नहीं लग रहा था, 2 महीने आपने उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड करा हुआ था, आप उसके अंदर खुद रह रहे थे, सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है सर। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें किस टाइप से जीएवी निकालनी है, तो एक्सपेक्टेड रेंट फॉर 12 मंथ को कंपेयर करना है हमें किससे, एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड। आपको लेट आउट पीरियड के लिए आपने कितना एक्चुअल रेंट रिसीव करा, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, मान लीजिए आपका एक्सपेक्टेड रेंट निकल कर आता है 1,20,000 12 मंथ का। इसे कंपेयर करेंगे, आपने 10 महीने के लिए लेट आउट करी और आपका 10 महीने का लेट आउट पीरियड का आपको जो एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ वो कितना था, 1,00,000 रुपए। तो इन दोनों का हायर आपका ये 1,20,000 बन जाएगा आपका जीएबी, ठीक है। ER for the whole year shall be taken into account for determining the GAV, ER यानी कि expected rent. The ER for the whole year shall be compared with the actual rent for the let out period, यानी कि 10 महीने आपका जो let out period था उसमें जो आपने actual rent रिसीव करा उसे कंपेयर करा जाएगा। और आपका जो भी म्यूनिसिपल टैक्स था, आपने म्यूनिसिपल टैक्स पे करा पूरे 12 महीने के लिए, तो ऐसा नहीं कि केवल 10 महीने के लिए यहाँ पे आपको डिडक्शन मिलेगी, 2 महीने का म्यूनिसिपल टैक्स प्रोपोर्शनेट बेसिस पे बाहर निकाल के आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा। आप पूरे 12 महीने के लिए जो भी आपने म्यूनिसिपल टैक्स पे करा था, अगर वो ओनर ने खुद ने पे करा था और एक्चुअली ड्यूरिंग द ईयर पे कर दिया था, तो आप उसकी पूरे की डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम द जीएबी इन केस ऑफ डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। अब आपकी डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी के केसेस में क्या होता है, और डीम टू बी लेट आउट कौन सी होती है, तो 2 केसेस होते हैं डीम टू बी लेट आउट के। या तो मान लीजिए किसी पर्सन की सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 2 से ज्यादा है, तो उसकी जो तीसरी चौथी पांचवी प्रॉपर्टी होगी वो यहाँ पे डीम टू बी लेट आउट मान ली जाएगी। सेकंड केस क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन का स्टॉक इन ट्रेड है प्रॉपर्टी और वो 2 साल तक उसकी लेट आउट नहीं हो पाई, तो 2 साल के बाद उसकी जो भी वैल्यू होगी उसे डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। मतलब उस प्रॉपर्टी को डीम टू बी लेट आउट मान के उसकी एनुअल वैल्यू निकाल के उसे टैक्स कर दिया जाएगा अंडर द हेड एचपी, ठीक है। तो 2 केसेस होते हैं। अब उसके लिए डीम टू बी लेट आउट के केस में किस टाइप से हमें वैल्यू निकालनी होती है, तो यहाँ पे जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट होता है वही हमारी जीएवी होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल रेंट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ये तो डीमिंग प्रोविजन है, यहाँ पर आपको एक्चुअली कुछ रिसीव नहीं हो रहा, तो जो भी आपका एक्चुअल रेंट होगा वो आपका बन जाएगा जीएवी, ठीक है। और इसके अंदर से आपने जो भी म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह पे करे हैं वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड बाय द ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ये आपका निकल कर आएगा एनवी, ठीक है सर। चलिए, इन केस ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, अगर मान लीजिए कोई आपकी हाउस प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड की तरह है, तो वही वाला केस। तो इस केस में भी क्या होगा, आपके 2 साल तक, जिस साल आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उस साल के एंड से 2 साल तक तो आपकी जीएवी उसमें निल ले ली जाएगी, और जब आपकी जीएवी निल होगी तो आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह के कोई भी डिडक्शन आपको वहां पे नहीं मिलेगी। बट अगर 2 साल तक भी नहीं होता तो उसे डीम टू बी लेट आउट मान के उसका जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा उसे जीएवी बनाकर उसे बना दिया जाएगा आपका इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अ पोर्शन लेट आउट एंड अ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब ये केस क्या है, मान लीजिए आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, कोई आपके पास बिल्डिंग वगैरह है जिसका टोटल एरिया यहाँ पे हम मान लेते हैं 5,000 स्क्वायर फीट है। अब इसमें से आपने क्या करा, इसमें से आपने 2,500 स्क्वायर फीट, यानी कि आधी प्रॉपर्टी तो आप इसके अंदर खुद रहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड है आपकी, और बाकी 2,500 स्क्वायर फीट आपने कर दी लेट आउट। तो इस केस में आपको किस टाइप से निकालना है, तो इस केस में आपको जो ईआर निकालना है, तो ईआर के लिए जो आपकी म्यूनिसिपल वैल्यू होगी, आपका फेयर रेंट होगा, स्टैंडर्ड रेंट होगा, तो ये सब अगर आपको अलग से एलओपी वाले पोर्शन के लिए दे रखे हैं 2,500 स्क्वायर फीट के लिए, देन तो नथिंग लाइक इट, तो आपको सिंपली वही ले लेना है। बट अगर ये आपको कंबाइंड बेसिस पे दे रखा है कि भाई पूरी प्रॉपर्टी के लिए म्यूनिसिपल वैल्यू ये है, फेयर रेंट ये है, तो आपको ये म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट आपको प्रोपोर्शनेटली किसी भी एक रीजनेबल बेसिस पे, इधर ऑन द प्लिंथ एरिया और एनी अदर रीजनेबल बेसिस पे, आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे निकालकर तब आपको एसओपी वाले केस में तो आपकी जीएवी निल हो जाएगी सिंपली, इसमें जीएवी आप निल ले लेना। और ये जो आपका एलओपी वाला पोर्शन होगा इसके लिए आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पे म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट वगैरह निकाल के आप अपनी जीएवी कंप्यूट कर लेना, जो भी आपका एक्चुअल रेंट आता है उससे कंपेयर करके सिंपली तरीके से, और जीएवी में से फिर आपने जो भी म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करे हैं, अब यहाँ पे म्यूनिसिपल टैक्स आपने पे करे हैं पूरी प्रॉपर्टी के लिए, बट उसे भी यहाँ पे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ही आपको उसकी डिडक्शन मिलेगी यहाँ पर, और जो आपका एसओपी वाला पार्ट है उसकी डिडक्शन आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस की नहीं मिलेगी, ठीक है जी। तो यहाँ तक का आपको समझ आ गया, तो ये हमने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए कि आपको किस टाइप से अपनी एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करनी होती है अंडर द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। आइए जी, तो अब हमने यहाँ पर अभी तक कुछ कंसेप्ट पढ़े जहाँ पर इनकम अंडर द हेड एचपी एक्चुअल बेसिस की जगह नोशनल बेसिस पे टैक्स हो गया, तो वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस थे उन्हें एक बार यहाँ पर कंबाइंडली अब हम पढ़ लेते हैं।
वेयर द एसएससी ऑन्स मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपेशन। अगर मान लीजिए एसएससी के पास 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज है तो उस केस में 2 प्रॉपर्टीज को तो मान लिया जाता है सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड, और 2 से ज़्यादा जितनी प्रॉपर्टीज होती है उन्हें डीमिंग प्रोविजन लगा देंगे, डीम्ड लेट आउट मान लेते हैं। तो ये यहाँ पर आपकी एक्चुअल इनकम नहीं होती, रेदर वो आपकी नॉशनल इनकम टैक्सेबल हो जाती है। सेकंड, इन केस ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर लेट आउट हो जाती है तो उस केस में हमें जीएबी किस टाइप से निकालनी होती है, तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। तो अगर मान लीजिए आपका एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट से ज़्यादा आ जाता है तो यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेड रेंट को जीएबी मानकर उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर भी आपका एक्चुअल रेंट कम होता है, एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर आपकी नॉशनल इनकम टैक्स कर दी जाती है। इन द केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी विच इज वैकेंट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। अगर मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी पार्ट ऑफ द ईयर के लिए वैकेंट थी, बट आपका अगर हम उसका एक्चुअल रेंट ऐसे मानकर लेते हैं कि अगर वो पूरे 12 महीने के लिए भी आपकी लेट आउट हो गई होती तब भी वो आपका एक्सपेक्टेड रेंट से कम होता है, तो इस केस में आपका एक्सपेक्टेड रेंट को ही मान लिया जाता है जीएबी, तो यहाँ पर भी आपकी नॉशनल इनकम टैक्सेबल हो जाती है। फोर्थ, इन केस ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड बाय द एसएससी। अगर कोई भी पर्सन जिसके पास हाउस प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड की तरह है, वो उसका जब भी उसे सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलता है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 2 साल तक तो उसकी जीएबी निल मानी जाती है, बट अगर वो 2 साल के अंदर अंदर भी लेट आउट नहीं होती तो 2 साल के बाद उसकी जीएबी जो भी उसका एक्सपेक्टेड रेंट होता है उसे जीएबी मानकर उसे नॉशनल बेसिस पे टैक्स कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपकी नॉशनल इनकम टैक्सेबल होती है अंडर दी हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नाउ कम टू पॉइंट नंबर सेकंड, ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। अब ये अनरियलाइज्ड रेंट कहने का मतलब क्या होता है कि जो रेंट आपको रियलाइज ही नहीं होगा, जो रेंट आप रिसीव कर ही नहीं सकते, जो आपको मिलेगा ही नहीं, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना होता है, तो वो हमें ट्रीटमेंट उसका करना होता है कि जो हमारा एक्चुअल रेंट होता है उसमें से हम अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस कर देते हैं। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि जब यहाँ पर इनकम टैक्स आप रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर ये अनरियलाइज्ड रेंट को यहाँ पर एक्चुअल रेंट में से माइनस करने की जगह जब आपका जीएबी निकल जाता है तो जीएबी में से ये बाद में यहाँ पर अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करने के लिए ऑप्शन आपको मिलता है। तो यहाँ पर ICAI बोलता है कि अगर आप एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करके तब जीएबी निकालते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल है, और अगर आप जीएबी निकालने के बाद अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करते हैं तो वो भी मेथड आपका एक्सेप्टेबल है, आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट अनरियलाइज्ड रेंट आपको लेस करने के लिए आपके पास ये 4 कंडीशंस आपको फुलफिल करनी होती है। रूल 4 के अंदर 4 कंडीशंस बताई गई हैं, अगर आप ये चारों कंडीशन को फुलफिल करते हैं तभी आप ये अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये माइनस नहीं कर सकते। तो वो कौन कौन सी 4 कंडीशंस हैं? टेनेंसी इज बोनाफाइड, कि आपने जो मतलब आपने रेंट पे दिया था वो आपने बोनाफाइड बिलीफ के अंदर दिया था। सेकंड, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेटेड और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेट द प्रॉपर्टी। यानी कि जो डिफॉल्टिंग टेनेंट था या तो आपने उसे घर से निकाल दिया है या अगर आपने कम से कम उसे निकालने के लिए स्टेप्स ले लिया है, अब वो अगर जबरदस्ती करके उसके अंदर बैठी है प्रॉपर्टी के अंदर कि भाई मैं तो निकल ही नहीं रहा, बदमाशी दिखा रहा है, तो इस केस में भी आपने स्टेप्स अपनी तरफ से ले लिए हैं, तो आप यहाँ पे अनरियलाइज्ड रेंट को लेस कर सकते हैं फ्रॉम योर एक्चुअल रेंट। यहाँ पर ऐसा नहीं बोला जा सकता कि वो देखिए आपके टेनेंट तो अभी भी आपकी प्रॉपर्टी में बैठा है, आपने स्टेप्स ले लिए, अब वो गया या नहीं गया वो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने या तो उसे निकाल दिया या तो आपने उसे निकालने के लिए स्टेप्स ले लिए। थर्ड, द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। अब ऐसा नहीं कि आपने उसे अपनी एक प्रॉपर्टी से तो निकाल दिया और आपने उसे अपनी किसी और प्रॉपर्टी के अंदर अब टेनेंट बना लिया, मतलब किसी और प्रॉपर्टी को आपने उसे लेट आउट कर दिया, तो इस तरीके का केस नहीं होना चाहिए। जैसे एक बार आपने अपनी जिंदगी से निकाल दिया, उसे निकाल दिया सर, उसे दोबारा कभी अपनी जिंदगी के अंदर मत बिठाता, ठीक है जी। चलिए डी, द एसएससी हैज टेकन ऑल द रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग फॉर द रिकवरी ऑफ द अनपेड रेंट। तो एसएससी ने कोई रीजनेबल स्टेप्स लिए होने चाहिए फॉर द रिकवरी ऑफ द अनपेड रेंट। ये उसे दिखाना होगा कि मैंने देखिए स्टेप्स लिए थे, मैंने उसे लीगल नोटिस भेजा था, मैंने उस पर पुलिस कार्रवाई चालू करवाई थी, बट उसने तब भी नहीं दिया, तो उसने लीगल स्टेप्स लिए होने चाहिए। या उसने ये प्रूफ कर देना चाहिए कि मैं अगर कोई लीगल स्टेप्स ले भी लेता हूँ तब भी ये रेंट पे नहीं करेगा, उसे ये प्रूफ कर देना पड़ेगा। तो अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, कौन कौन सी, कि टेनेंसी बोनाफाइड थी, या तो उसने घर छोड़ दिया टेनेंट ने, या तो एसएससी ने एटलीस्ट स्टेप्स ले लेते उसे निकालने के, अब जो टेनेंट डिफॉल्टिंग टेनेंट था वो किसी और प्रॉपर्टी के अंदर टेनेंट बनकर नहीं बैठा होना चाहिए एसएससी की, और फोर्थ, रीजनेबल स्टेप्स एसएससी ने लिए होने चाहिए फॉर द रिकवरी ऑफ द अनपेड रेंट। तो अगर ये चारों कंडीशन रूल 4 की सेटिस्फाई हो जाती है तो इस केस में आपका जो अनरियलाइज्ड रेंट है आप उसे अपने एक्चुअल रेंट में से माइनस कर सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस। तो अगर आपके कोई भी प्रॉपर्टी टैक्सेस पे करता है ऑनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि एक तो वो पे करे होने चाहिए बाय द ऑनर ओनली, और वो भी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्चुअल बेसिस पे वो आपने पे कर दिए, तो यहाँ पर आप उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। इट शैल बी बोर्न बाय द एसएससी ओनर एंड इट शुड एक्चुअली बी पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बट if the property tax levied by a local authority for a particular previous year not paid during that year, यानी कि आपने अगर उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर नहीं दिया बट आपने सब्सिक्वेंट ईयर में 2 साल का प्रॉपर्टी टैक्स एक साथ पे कर दिया, तो जिस साल में भी आपने पे करा है तो आप वो दोनों सालों का आप नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर में यानी कि आप डिडक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2500 रुपये आपका
2 साल का था, आपने 1 साल पे नहीं करा तो उस साल आप डिडक्शन नहीं ले सकते प्रॉपर्टी टैक्स की, बट आपने नेक्स्ट ईयर 5 लाख रुपए पे करिए तो आप नेक्स्ट ईयर अपनी एचपी की इनकम कंप्लीट करते टाइम में पूरा 5 लाख डिडक्शन ले सकते हैं। हाउएवर इफ इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर द अर्लियर आर पेड, तो ये वही वाली बात है कि आप उसकी सब्सिक्वेंट ईयर में ले सकते हैं डिडक्शन। द डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सच टैक्सेस विल बी अलाउड ओनली इन द ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट, ठीक है जी। इन केस ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, अगर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, तो अगर आउटसाइड इंडिया कोई भी म्यूनिसिपल टैक्सेस या कोई भी किसी भी नाम से टैक्स लगता है वहाँ पे, तो वो भी यहाँ पर आपके अलाउेबल डिडक्शन है, मतलब आप उसे भी यहाँ पर डिडक्ट कर सकते हैं व्हाइल कंप्यूटिंग एनएवी। इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी फॉर विच एनुअल वैल्यू इज निल, द डिडक्शन ऑफ म्यूनिसिपल टैक्सेस इज नॉट अलाउेबल। तो हमने पढ़ा था कि जहाँ पर भी आपकी जीएवी निल होती है उस केस में आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन नहीं मिलती। तो ठीक है, तो आपकी जीएवी कहाँ का निल होती है? एक तो अगर मान लीजिए आपका कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड घर होते हैं तो 2 घर तक की जीएवी आपकी ले ली जाती है, या अगर आपका कोई प्रॉपर्टी होती है ऐसा स्टॉक इन ट्रेड और वो 2 साल तक आपकी लेट आउट नहीं होती तो 2 साल तक उसे जीएवी ले ली जाती है। तो इस केसेस में आपके जो भी म्यूनिसिपल टैक्सेस आप पे करते हैं, आपने एक्चुअली पे भी करें तब भी आप उसकी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। इलस्ट्रेशन आपको देखनी है, कहने वाली बात है ही नहीं, बार बार मैं आपसे अब बोलूंगा भी नहीं। डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू, अब आपको कौन कौन सी डिडक्शंस मिलती है व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड एचपी, तो ये हमें बताता है सेक्शन 24। तो इसके अंदर आपको 2 डिडक्शंस मिलती है, एक मिलती है सेक्शन 24A के अंदर और एक मिलती है सेक्शन 24B के अंदर। तो सेक्शन 24A के अंदर आपको क्या डिडक्शन मिलती है? 30% ऑफ द एनएवी। ये आपकी एक स्टैंडर्ड डिडक्शन है। आपको एचपी के अंदर बोल दिया गया साहब आप म्यूनिसिपल टैक्सेस को छोड़कर बाकी आप कोई भी खर्चा आपने करा होना, आपको एक्चुअल बेसिस पे कुछ देखनी नहीं है। 30% ऑफ द एनएवी, एनएवी कहने का मतलब क्या होता है? आपकी जो जीएवी निकल कर आई उसमें से माइनस करें आपने म्यूनिसिपल टैक्सेस, तो यहाँ पर आपका आता है एनएवी। तो अब इस एनएवी का 30% आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी जाएगी। अब इसके बाद आप कुछ मत बोलना कि मैंने ये अगड़म झगड़म ये खर्चे करे, सब आप भूल जाओ। 30% आपको दे दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन खत्म। आपका 24B के अंदर क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन द बोरोड कैपिटल। अगर आपने अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, उसे बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन या उसके रिपेयर, रिनोवेशन के लिए आपने कोई भी कैपिटल बोरो करी है तो उसके ऊपर आपने जो भी इंटरेस्ट पे करते हैं तो आप उसकी डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 24B। 30% ऑफ द एनएवी इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। फ्लैट डिडक्शन होती है ये आपकी, और बट इसमें कुछ केसेस हैं जहाँ पर आपको ये 24A की डिडक्शन नहीं मिलती। तो अगर मैं आपको ये केसेस पढ़ाऊंगा तो आप भी बोलेंगे सर क्या पागलपंती वाली बात कर रहे हैं। तो आपको किन केसेस में 24A की डिडक्शन नहीं मिलती? तो आपको उन केसेस में 24A की डिडक्शन नहीं मिलती अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, जिसकी जीएवी निल होती है। अगर मान लीजिए आपकी जीएवी निल है, आप जिसकी जीएवी निल होती है उसमें से आप म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन भी क्लेम नहीं कर सकते, तो ये भी आपका निल हो गया। तो आपकी एनएवी क्या निकल कर आई? एनएवी भी आपकी निल आई। तो एनएवी का 30% अगर मान लो आप डिडक्शन ले भी लोगे तो आपको क्या डिडक्शन मिलेगी? निल डिडक्शन ही मिलेगी ना सर। तो मतलब ये बहुत ही अजीब सी बात इन्होंने लिखी हुई है अलग से, चलो ठीक है मैं आपको पढ़ा देता हूँ वो भी, बट आपको केवल इतना याद रखना है कि जिस भी केस में जीएवी निल होती है तो उस वाले केस में आपको 24A का बेनिफिट नहीं मिलता है, यानी कि आप 30% की डिडक्शन नहीं ले सकते। इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, यानी कि जिसकी जीएवी निल होती है, इन केस ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड and which is not let out for the period of 2 years from the end of the relevant assessment year in relevant financial year in which the completion certificate is received। ठीक है, तो इन दोनों केस में आपकी जीएवी निल होती है। तो बड़ी ऑब्वियस वाली बात है कि आपको कहाँ से 30% मिलेगा? जीरो का 30% तो जीरो ही होगा ना सर। चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन द बोरोड कैपिटल इज अलाउड अंडर सेक्शन 24B। ठीक है, इंटरेस्ट पेबल ऑन द लोन बोरोड फॉर द पर्पस, किस किस पर्पस से आपने लोन लिया होना चाहिए? या तो एक्विजिशन, या तो कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूएबल, रिकंस्ट्रक्शन। अगर आपने इन 5 पर्पस से कोई भी लोन लिया है तो आपने जो भी कैपिटल बोरो करी है उसके ऊपर जो भी आपने इंटरेस्ट पे करा है उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 24B। इंटरेस्ट पेबल ऑन अ फ्रेश लोन, अब यहाँ पर क्या होता है? मान लीजिए आपका कोई एक पहले लोन चल रहा था और आपने वो लोन लिया था इसी पर्पस से कि आपको एक्वायर करना था, कंस्ट्रक्ट करना था, रिकंस्ट्रक्ट करना था या रिन्यूएबल करना था, कुछ भी करना था, आपने इस पर्पस से एक लोन लिया। आपने उस लोन को पे करने के लिए एक लोन और ले लिया। आपने पहले लोन लिया था और अब उस लोन को पे करने के लिए आपने एक और लोन ले लिया। तब जो ये वाला लोन लिया है तो क्या इसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो क्या आप उसकी भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? तो यस, आप इसकी भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड करने का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया या एक्विजिशन के लिए लोन लिया, तो आपने लोन तो ले लिया लेट्स सपोज यहाँ पे 2022-23 में, और आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो रही है जाकर 2024-25 में। तो ये जो आपका 24-25 से पहले का जो पीरियड है 22, 23, 23, 24, तो ये जो आपके 2 साल है तो इन्हें यहाँ पे बोला जाता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो जो आपने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, इंटरेस्ट तो यहाँ पर भी देना है। तो जो आपने यहाँ पे इंटरेस्ट दिया तो क्या आपको उसकी भी डिडक्शन अलाउ होगी? तो यस, आपको उसकी भी डिडक्शन अलाउ होगी। इंटरेस्ट पेबल ऑन द बोरोड कैपिटल फॉर द पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच द प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड और रिकंस्ट्रक्टेड कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर इन द इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट।
तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपने इन 2 सालों के लिए यहाँ पर लोन इंटरेस्ट दिया था एक्चुअल में 50,000 रुपये, तो आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में यानी कि 10,000 रुपीज आप पर ईयर बेसिस पे जिस साल आपका वो प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई थी उससे सब्सिक्वेंट 5 सालों के अंदर आप 10,000 रुपये यानी कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप ये अपनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। Interest relating to the year of completion of construction acquisition of property can be fully claimed in that year irrespective of the date of the completion or acquisition। तो मान लीजिए आपका 2023-24 प्रीवियस ईयर के अंदर आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। अब मान लीजिए वो 31 मार्च 2024 को आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई, तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का, पूरे प्रीवियस ईयर का जो भी आपने यहाँ पे इंटरेस्ट दिया था वो पूरा का पूरा आपको इसी प्रीवियस ईयर के अंदर अलाउ हो जाएगा इस डिडक्शन, चाहे वो आपके बिल्कुल लास्ट डेट पर जाकर आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई थी या आपने प्रॉपर्टी एक्वायर करी थी। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी वेयर एनुअल वैल्यू इज निल। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 2 केसेस है। या तो आपकी प्रॉपर्टी होती है जिसकी जीएबी कुछ ले ली जाती है, यानी कि जो आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी होती है या डीम लेट आउट प्रॉपर्टी होती है, या तो आपकी प्रॉपर्टी होती है जो या तो सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है या तो प्रॉपर्टी जो कि आपके कंप्लीशन सर्टिफिकेट के एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 2 साल तक आपकी लेट आउट नहीं होती, तो इस केस में आपकी जीएबी ले ली जाती है निल। तो निल जीएबी जहां ले ली जाती है तो इस केस में आपको पूरा का पूरा, मान लीजिए आपकी अगर कोई लेट आउट प्रॉपर्टी है और उस केस में आपने 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करा है ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको पूरा 5 लाख विदाउट एनी लिमिट, आपको पूरा का पूरा 5 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। आप पूरा 5 लाख रुपए अपने 24B के अंदर डाल देना। बट अगर आपके केसेस ऐसे हैं कि जहां पर आपकी जीएबी निल है, यानी कि आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या आपकी प्रॉपर्टी 2 साल तक लेट आउट नहीं है, वो वाली प्रॉपर्टी है एज अ स्टॉक इन ट्रेड, तो इस केस में आपको क्या करना होता है, इस केस में आपको एक लिमिट तक ही आपको यहाँ पर डिडक्शन अलाउ होती है अंडर सेक्शन 24B। और वो भी कब अलाउ होती है, अगर एसएससी ऑप्ट आउट कर जाता है फ्रॉम द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, यानी कि वो 115 बीएसई को ऑप्ट आउट करके नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स देता है, तब वो डिडक्शन अलाउ भी होती है 24B के अंदर। अगर मान लीजिए एसएससी 115 बीएसई को ऑप्ट करता है, यानी कि वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के अंदर टैक्स देता है, इस केस में वो अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर या उसकी कोई भी स्टॉक इन ट्रेड प्रॉपर्टी जो 2 साल तक उसकी लेट आउट नहीं हो पाई और जिसकी जीएबी निल है, उसके ऊपर उसने चाहे कुछ भी इंटरेस्ट दिया हो, वो उसकी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है जी। अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 बीएसई नो डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड। बट कौन से वाले केसेस में, केवल सेल्फ ऑक्यूपाइड या आपके जो स्टॉक इन ट्रेडर जो 2 साल तक लेट आउट नहीं हुआ, यानी कि जिसकी जीएबी निल है, केवल उन वाले केसेस में। अगर मान लीजिए आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिजीम, आप ओल्ड रिजीम में, आप न्यू रिजीम में, आप किसी भी रिजीम में आपने 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करा, 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करा, 50 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करा, वो फुल्ली आपको डिडक्शन अलाउ है अंडर सेक्शन 24B। तो इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अंडर दी ऑप्शनल टैक्स रेजिम, तो जो आपका ऑप्शनल टैक्स रेजिम होता है, तो उसके अंदर आपको क्या लिमिट दी गई है, तो यहाँ पर आपको 2 लिमिट गई है, या तो आप 30,000 रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, या तो आप 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो ये किस टाइप से देखनी होती है, वेयर द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड विद द कैपिटल बोरोड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, यानी कि आपने जो लोन लिया है वो आपने लिया है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 विद द पर्पस फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन। केवल 2 पर्पज से आपने लोन लिया, या तो एक्विजिशन, या तो आप प्रॉपर्टी को खरीदेंगे, या तो आप प्रॉपर्टी को बनाएंगे। हमने 5 वहां पे कारण पढ़े थे कि आप एक्विजिशन के लिए लेते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए लेते हैं, रिपेयर के लिए लेते हैं, रिनोवेशन के लिए लेते हैं, रिकंस्ट्रक्शन के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने कोई भी लोन लिया, रिपेयर, रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन, तो वो यहाँ पर कवर नहीं हो रहा, उसके लिए लिमिट आपकी 30,000 दिया। बट अगर आपने कोई भी लोन लिया है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 एंड आपने वो लिया है किस पर्पज से, या तो एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए, और आपने जब वो लोन लिया उसके 5 साल के अंदर अंदर अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर या कंस्ट्रक्ट कर दी, तो इस केस में आप 2 लाख रुपए तक का लोन की डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 24B। ऑन दी अदर हैंड, अगर मान लीजिए आपने कोई भी लोन लिया है 1 अप्रैल 1999 से पहले या 1 अप्रैल 1999 के बाद, बट आपने वो लिया है अदर देन एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन पर्पज, आपने वो लिया है रिपेयर, रिनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन पर्पज से, और आपने फिर उसके ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट पे करा है, चाहे आपने उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करा, 3 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करा, बट आप केवल 30,000 रुपए तक का ही इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं इन द केस वेयर जीएबी इज निल। कैपिटल बोरोड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 1999 फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कैपिटल वाज बोरोड, तो उस केस में 2 लाख रुपए तक की फॉर 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज where the property is repaired, renewed or reconstructed with the capital borrowed on or after 1 April 1999, यानी कि आपने एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन से अलग किसी कारण से लिया है, तो उस केस में आप 30,000 रुपए तक का ही केवल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24B। चलिए, सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड। अब वो जो 2 लाख रुपए वाला केस है कि आपने कोई कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन के लिए लोन लिया है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999 और वो आपने 5 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन कंप्लीट कर दिया है, तो उस केस में जो आपको 2 लाख रुपए की लिमिट मिलती है उसके लिए भी एक कंडीशन है कि जो पेई है, जिसको आपने
अमाउंट दिया है, जिसको आपने इंटरेस्ट पे करा है, उससे आपको एक सर्टिफिकेट लेकर आना होगा कि हाँ जी मैंने इनसे इतना इंटरेस्ट रिसीव करा है और मैंने इन्हें लोन दिया था फॉर द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी और मैंने वो इस डेट पे दिया था, तो उससे एक सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये सीलिंग लिमिट आपकी अप्लाई नहीं होती इन द केस ऑफ लेट आउट और डीम लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी जहाँ पे आपकी कोई भी जीएबी निकाल दी जाती है वहाँ पे सीलिंग लिमिट अप्लाई नहीं होती, वहाँ आप 5 लाख 50 लाख 1 करोड़ कितना ही लोन दो वो आपका पूरा का पूरा 24 वीक के अंदर रिडक्शन अलाउ होती है। इंटरेस्ट अलाउेबल ऑन एक्रूअल बेसिस, आपने इंटरेस्ट एक्चुअली पे करा या नहीं करा वो एक्रूअल बेसिस पे आपको डिडक्शन अलाउेबल होती है। In case of default tax regime under section 115 BAC, the resultant loss from HP cannot be set off against any other income under any other head। यानी कि अगर मान लीजिए आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर है तो आपको HP हेड के अंदर होने वाला जो भी लॉस है वो आप किसी और हेड के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, वेयर एज अगर आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर है, नॉर्मल टैक्स के हिसाब से, नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स देते हैं, तो आपको अगर HP के अंदर कोई लॉस होता है तो वो आप 2 लाख रुपए तक किसी और हेड के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अनपेड परचेज प्राइस वुड बी कंसिडर्ड एज कैपिटल बोरोड, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आप किसी से प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं ऑन दी पार्ट पेमेंट, या मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी एक्वायर करी और आपने उसे 10 लाख रुपए दिए और बाकी आपका 40 लाख रुपए अनपेड है, तो आप 40 लाख रुपए को बोलते हैं कि सर ये मैं आपको धीरे धीरे बाद में दे दूंगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो ये जो 40 लाख रुपए है तो इसे भी इसी टाइप से माना जाएगा कि अभी आपने उससे कैपिटल बोरो करी है एंड आप इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट भी आपका 24B के अंदर अलाउेबल है फॉर डिडक्शन। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल, अब मान लीजिए आपने कहीं से लोन लिया और आपको उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं आप, तो वो तो ठीक है वो आपका 24B के अंदर अलाउेबल है, बट आपने इंटरेस्ट ही पे नहीं करा, अब इंटरेस्ट पे ना करने की वजह से आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये आपका 24B के अंदर अलाउेबल नहीं है, इसका आपकी छूट यहाँ पे नहीं मिलेगी, इसका डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 24B। ये आप देख लेना एक बार चार्ट से तो आपको समझ आ जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, अब हमें किस टाइप से इनकम कंप्यूट करनी होती है तो फटाफट देख लेते हैं, वैसे तो मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है, अब बस केवल हम ब्रशअप कर रहे हैं अभी। प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, तो थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर केस में आपको सबसे पहले निकालनी होती है जीएवी। जीएवी कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट सब्जेक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, तो ये आपके आगे जीएवी। जीए में से माइनस कर दीजिए जो भी आपने म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली अगर पे करें बाय दी ऑनर तो वो आप लेस कर दीजिए, तो आपकी आ जाएगी एनएवी। एनएवी में से 30% ऑफ द एनएवी 24A की डिडक्शन ले लीजिए, और क्योंकि आपकी लेट आउट वाली प्रॉपर्टी है तो इसके अंदर आपने जितना भी इंटरेस्ट पे करा है ऑन द बोरोड कैपिटल और विदाउट एनी सीलिंग लिमिट पूरा का पूरा यहाँ पे 24B की डिडक्शन ले लीजिए, तो आपकी निकल कर आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और वो मैंने आपको बताया था कि जो आपका अनरियलाइज्ड रेंट होता है, तो एक सिनेरियो तो ये होता है कि आप एक्चुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर दीजिए, तब आप जीएवी अपनी कंप्यूट करिए। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि आप पूरी अपनी जीएवी कंप्यूट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे माइनस अनरियलाइज्ड रेंट करिए। तो आप अगर किसी भी पैटर्न से क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं एग्जामिनेशन के अंदर तो आपके दोनों एक्सेप्टेबल है, आप किसी भी तरीके से प्रेजेंटेशन करके दिखा सकते हैं। चलिए ये इलस्ट्रेशन आपको देखनी है। लेट आउट प्रॉपर्टी वैकेंट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, अब आपकी प्रॉपर्टी वैकेंट थी फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, इस केस में आपको जीएवी किस टाइप से निकालनी है, तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट अगर आपकी प्रॉपर्टी पूरे साल के लिए लेट आउट हो जाती है उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। और अगर ये आपका इस केस में एक्चुअल रेंट पूरे साल वाला ज्यादा आता है तो भले ही आपका एक्चुअल रेंट ड्यू टू वैकेंसी आपका एक्सपेक्टेड रेंट से कम है बट स्टिल आपके एक्चुअल रेंट को ही मान लिया जाएगा आपका जीएवी। बट अगर मान लीजिए आपका पूरा 12 मंथ का एक्चुअल रेंट लेने के बाद भी आपका एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा आता है तो आपके एक्सपेक्टेड रेंट को मान लिया जाएगा जीएवी। तो इसे जीएवी मानते हुए फिर आप इसमें से जो भी आपने म्युनिसिपल टैक्सेस पे करे उसे लेस कर दीजिए, 24A का 30% ऑफ एनएवी की डिडक्शन ले लीजिए, एक्चुअल बेसिस पे जो भी आपने इंटरेस्ट पे करा है उसके विदाउट एनी सीलिंग लिमिट वो आप डिडक्शन ले लीजिए, तो आपकी निकल कर आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नाउ कम टू नेक्स्ट, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि 2 प्रॉपर्टी तक आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, कोई आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उस केस में आपकी जीएवी क्या होती है, आपकी जीएवी इस केस में आपकी नील होती है। जीएवी नील होती है इसलिए आप म्युनिसिपल टैक्सेस के डिडक्शन नहीं ले सकते, और इस केस में आप 24A की डिडक्शन भी नहीं ले सकते, बट आप 24B की डिडक्शन ले सकते हैं। वो भी कब, अगर आप ऑप्ट आउट कर जाते हैं फ्रॉम सेक्शन 115 BAC, यानी कि आप डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से ऑप्शनल टैक्स रिजिम में मूव कर जाते हैं तो आप 24B की डिडक्शन ले सकते हैं, वो भी अप टू अ सर्टेन सीलिंग लिमिट ऑफ 30,000 और 2 लाख एज द केस में भी एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक सर, चलिए अब मैं आपको ये केवल ब्रशअप करा रहा हूँ क्योंकि पढ़ हम सारा चुके हैं। फोर्थ, हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। अब आपके 10 महीने के लिए लेट आउट थी, 2 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, तो इस केस में आपकी जीएवी किस टाइप से निकालेगी, तो ईआर लीजिए फॉर 12 मंथ, इसे कंपेयर करिए एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड यानी कि 10 मंथ। अब इसमें जो भी ज़्यादा होगा आपका ईआर और एआर उसे ले लीजिए यहाँ पर विच एवर इज हायर,
तो वो आपका बन जाएगा GAV। अब GAV में से आपको लेस करना है जो भी आपने पूरे 12 महीने के लिए जो भी आपने म्यूनिसिपल टैक्स पे करा वो पूरा का पूरा यहाँ पे लेस कर दीजिए, 30% ऑफ NAV की डिडक्शन ले लीजिए, और उसके बाद जो भी आपने इंटरेस्ट पे करा एक्चुअली विदाउट एनी सेलिंग लिमिट उसे यहाँ पे डिडक्शन ले लीजिए, तो आपकी निकल कर आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फोर्थ सिनेरियो, डीम टू बी लेट आउट। अब यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी यानी कि आपके पास अगर मान लीजिए 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी है, तो आप तीनों प्रॉपर्टीज को ये नहीं बोल सकते कि आपकी तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आप किसी 2 प्रॉपर्टीज को बोल सकते हैं कि मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और बाकी जो प्रॉपर्टी होगी ऑन दी चॉइस ऑफ दी एसएससी वो आपकी बन जाएगी डीम्ड लेट आउट। या अगर मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है एज स्टॉक इन ट्रेड और वो 2 साल तक आपकी लेट आउट नहीं होती, तो 2 साल के बाद वो आपकी बन जाएगी डीम्ड लेट आउट। तो इस केस में डीम्ड लेट आउट के केस में आपको क्या करना होता है, तो जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होता है, क्योंकि AR का यहाँ पे कंसेप्ट नहीं होता, तो जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होता है वही आपका GAV बन जाता है। GAV में से आपने जो भी म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करे उसे लेस कर दीजिए, जो भी आपकी 24A के 30% ऑफ द NAV की डिडक्शन ले लीजिए, जो भी आपने इंटरेस्ट पे करा द बोरोड कैपिटल ऑन एक्चुअल बेसिस विदाउट एनी सीलिंग लिमिट वो आप पूरा का पूरा यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर लीजिए, तो आपकी निकल कर आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इसमें यहाँ पर आपको एक इलस्ट्रेशन दे रही है, इस इलस्ट्रेशन को आप मेरी तरफ से मोस्ट 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 इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, आपको इसमें समझना है। तो यहाँ पर इन्हें बताया है कि 3 हाउसेज हैं किसी एक इंडिविजुअल के पास, 3 हाउस। अब उसमें उसे बताना है कि अब ये बोल रहा है कि 3 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड तो हो नहीं सकते, तो अब यहाँ पर इंडिविजुअल को चूज करना है कि उसे कौन से 2 हाउस वो सेल्फ ऑक्यूपाइड बोले और कौन सा एक हाउस वो अपना डीम्ड लेट आउट माने। तो उसके लिए आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो आप तीनों हाउस प्रॉपर्टी की इनकम इस टाइप से निकाल लीजिए कि अगर तीनों को डीम्ड लेट आउट माना जाए तो क्या क्या इनकम बनती है। तो पहले तीनों की इनकम कंप्यूट कर लीजिए। फर्स्ट कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम ईच हाउस प्रॉपर्टी एज्यूमिंग दैट दे आर डीम्ड टू बी लेट आउट। ठीक है, तो पहले तीनों की इनकम कंप्यूट करिए एज्यूमिंग दे आर डीम्ड टू बी लेट आउट। तो अब इसमें भी आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि एक तो एसएससी ऐसा हो सकता है जो 115 BAC को ऑप्ट करता है यानी कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के अंदर टैक्स देता है। एक एसएससी ऐसा हो सकता है जो 115 BAC को ऑप्ट आउट कर जाता है यानी कि नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स देता है। तो अगर 115 BAC को ऑप्ट करता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन है उस पर आपको 24B की डिडक्शन नहीं मिलेगी। बट अगर 115 BAC को ऑप्ट आउट कर जाता है तो उस केस में आपका जो 24B है आपको उस पर भी डिडक्शन मिल जाएगी अप टू अ लिमिट ऑफ 30,000 और 2 लाख एज द केस मे बी। तो ये ध्यान में रखते हुए आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। तो ये क्वेश्चन आपको किस टाइप से सॉल्व करना है, पहले 115 BAC को ऑप्ट करता है अगर तो उसके हिसाब से आपको निकालनी है इनकम। फिर अगर 115 BAC को ऑप्ट आउट कर देता है उसके हिसाब से आपको निकालना है। फिर उसमें आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाना है कि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 1 को डीम्ड लेट आउट माने, 2 और 3 को हम मानते हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, प्रॉपर्टी नंबर 2 को डीम्ड लेट आउट माने और प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड 3 को मानते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड है, प्रॉपर्टी नंबर 3 को माने कि ये डीम्ड लेट आउट है और प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड 2 को मानते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो इस 3 अलग अलग सिनेरियो बनाकर फिर आपको देखना है कि कहाँ पर आपकी सबसे कम इनकम चार्जेबल टैक्स आती है अंडर दी हेड HP, फिर उसके हिसाब से आपको अपना डिसीजन बनाना है। तो ये वाला इलस्ट्रेशन आपको इंपॉर्टेंट बेसिस पर देखना है, आपको छोड़ना ही नहीं है ये इलस्ट्रेशन। अगर मान लीजिए CMA स्टूडेंट्स में तो अगर उनके मॉड्यूल के अंदर ये इलस्ट्रेशन नहीं है तो वो भी आप एक बार ये वाला इलस्ट्रेशन जरूर देखना, बहुत ही बढ़िया इलस्ट्रेशन है सर। हाउस प्रॉपर्टी अ पोर्शन लेट आउट एंड अ पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो ये मैंने आपको बताया था 5,000 स्क्वायर फीट का घर था, उसमें से 2500 सेल्फ ऑक्यूपाइड था, 2500 लेट आउट था। तो इस केस में आपको क्या करना है, अगर अलग अलग दे रखा है आपको म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट वगैरह तो ठीक है, वही आपको कंसिडर कर लेनी है लेट आउट पोर्शन के लिए। अगर अलग अलग नहीं दे रखा तो आपको किसी भी रीजनेबल बेसिस पे वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको डिवाइड करके तब आपको उसके हिसाब से सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए GAV निल कर देना, इस पे म्यूनिसिपल टैक्सेस की कोई भी आपको डिडक्शन नहीं देनी, 24A की डिडक्शन नहीं देनी। और अगर आपने ऑप्ट आउट करा 115 BAC से तो 24B अप टू अ सर्टेन सेलिंग लिमिट वो आपको डिडक्शन यहाँ पे दे देनी है। और आपका जो ये वाला पोर्शन आता है लेट आउट पोर्शन उस पर आपको सिंपली आपकी GAV निकल जाएगी, उसमें से आप म्यूनिसिपल टैक्सेस की भी बट केवल प्रोपोर्शनेट। मान लीजिए आपने पूरी प्रॉपर्टी के लिए 10,000 रुपये का म्यूनिसिपल टैक्स पे करा तो आपको केवल 5,000 रुपये की म्यूनिसिपल टैक्स की यहाँ पे डिडक्शन मिलेगी और आपको 24A की 30% ऑफ दी NAV की डिडक्शन भी मिलेगी। और 24B जो भी अपने इंटरेस्ट दे रहे हैं बोरोड कैपिटल पे तो वो भी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जितना इसके लिए था पर्टिकुलरली लेट आउट वाले पोर्शन के लिए वो उतना आपको फुल्ली अलाउ हो जाएगा एज डिडक्शन इन द सेक्शन 24B। तो आई होप कि आप सभी को यहाँ तक का सब कुछ अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी मेरी स्पीड थोड़ी भी फास्ट लगती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शायद थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा स्लो बोल लूँ या आप वीडियो को थोड़ा कम स्पीड पर करके देख सकते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ CA स्टूडेंट वीडियो को 2 टाइम्स के स्पीड पर ही देखते हैं, तो आप इसे 1.75 पर देखें तो आपको नॉर्मल लगेगा। 2.8 इनएडमिसिबल डिडक्शन सेक्शन 25 interest chargeable under this act which is payable outside India shall not be deducted if tax has not been paid or deducted from such interest and in respect of which there is no person in India who may be
एज एजेंट। तो अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट आप किसी पर्सन को दे रहे हैं आउटसाइड इंडिया, तो वो आपका यहाँ पर डिडक्शन उसके अलाउ नहीं होगी, या तो आपने उसका टैक्स पे नहीं करा, या आपने उसका TDS डिडक्ट नहीं करा, या उसके रेस्पेक्ट में कोई भी पर्सन यहाँ एज अ एजेंट इंडिया के अंदर नहीं है। तो अगर आप किसी को भी आउटसाइड इंडिया कोई भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उसका TDS डिडक्ट कर लेना सर, तो अभी आपको यहाँ पर डिडक्शन अलाउ होगी अंडर सेक्शन 25। प्रोविजन फॉर अरियर ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली सेक्शन 25A। अब अगर मान लीजिए आपका कोई अनरियलाइज्ड रेंट है या कोई आपका अरियर ऑफ रेंट है, वो आपको बाद में रिसीव होता है, तो वो जिस भी साल में आपको एक्चुअली रिसीव होगा उसी साल में वो आपका टैक्स हो जाएगा, और उसमें भी आपको 30% ऑफ द NAV यानी कि 24A की डिडक्शन आपको मिलेगी। और इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जिस प्रीवियस ईयर के अंदर, जिस असेसमेंट ईयर के अंदर आपको वो रिसीव हो रहा है उस साल में आप ऑनर हैं उस प्रॉपर्टी के या नहीं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जिस प्रीवियस ईयर के अंदर आपको वो रिसीव हुआ आप ऑनर थे प्रॉपर्टी के या नहीं, तब भी वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट और रियलाइजेशन, डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ द रेंट रिसीव्ड और रियलाइज्ड इज अवेलेबल, taxable even if the assessee is not the owner of the property in the financial year of receipt or realization। ठीक सर, चलिए इलस्ट्रेशंस देखनी है सर, देखनी है सारी इलस्ट्रेशंस देखनी है, बार बार बोल रहा हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम द को-ओन्ड प्रॉपर्टी सेक्शन 26। अब ये क्या बताता है कि अगर मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी है, ये मान लेते हैं हमारी एक प्रॉपर्टी, अब इसके दो ओनर है मिस्टर ए और मिस्टर बी। अब अगर इन दोनों ओनर के इसके अंदर शेयर्स असर्टेनेबल है, मतलब पता है कि इनका कितना कितना शेयर है, लेट्स सपोज 50% ए का है 50% बी का है, तो इस केस में क्या होगा कि जो इस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम है वो इन दोनों के हैंड्स में एज अ AOP, कि भाई ये दो बंदे एक साथ आ गए तो AOP की तरह टैक्सेबल नहीं होगी, रदर वो इन दोनों के हैंड्स में इंडिविजुअली टैक्स होगी। ठीक है। शेयर इनकम ऑफ ईच सच कॉर्नर शुड बी डिटरमाइंड इन द अकॉर्डेंस विद सेक्शन 22 to 25 एंड इंक्लूडेड इन हिज इंडिविजुअल असेसमेंट। दोनों के हाथ में अलग अलग टैक्सेबल होगी, AOP की तरह टैक्स वो नहीं होगी। वेयर द हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द कॉर्नर इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय ईच ऑफ द कॉर्नर, द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ईच कॉर्नर शैल बी निल। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर दो भाई हैं और इन दोनों भाई ने मिलकर एक प्रॉपर्टी ली और ये दो भाई हैं A एंड B, तो अब इस केस में क्या होगा, अगर ये दोनों इससे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है इन दोनों के केस में, तो जब A एंड B की हम यहाँ पर इनकम कंप्यूट करेंगे तो GAV दोनों के लिए आ जाएगी निल। ठीक है जी। म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन दोनों ही नहीं ले सकते, निल। तो यहाँ पर NAV की आएगी दोनों के केस में निल। जब निल NAV आ गई तो 24A का डिडक्शन आप नहीं ले सकते, तो वो भी आपका निल। बट यहाँ पर आपको एक मिलता है 24B। अगर आपने 115 BSC से ऑप्ट आउट कर दिया है तो 24B के अंदर आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड के ऊपर भी डिडक्शन मिल जाती है इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन द बोरोड कैपिटल, 30,000 या 2 लाख एज द केस में भी वो सीलिंग लिमिट तक आपको डिडक्शन मिल जाती है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपने लोन लिया था ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999, और वो आपने एक्विजिशन पर्पज से लिया था और आपने बिल्डिंग अपनी एक्वायर भी कर ली थी विद इन द 5 years फ्रॉम द जिस भी आपने लोन लिया था। तो इस केस में आपकी जो लिमिट बन जाती है वो बन जाती है 2 लाख रुपए। तो अभी जो 2 लाख रुपए की लिमिट है ये A को अलग से 2 लाख मिलेगी और B को अलग से 2 लाख मिलेगी, यानी इस एक प्रॉपर्टी के ऊपर आप 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट का क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने टोटल इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी के जो आपने लोन लिया था तो वो आपने 5 लाख रुपए दिया, तो आप दोनों मिलाकर, क्योंकि आप दोनों को ओनर हैं, तो आप 2-2 लाख रुपए दोनों अलग अलग इसे क्लेम कर सकते हैं 24B के अंदर डिडक्शन। बट अगर मान लीजिए किसी एक ही बंदे ने ले रखी होती प्रॉपर्टी तो वो केवल 2 लाख रुपए क्लेम कर पाता, तो यहाँ पे 3 लाख रुपए वेस्ट हो जाते। अब इस केस में क्या हो रहा है, केवल 1 लाख रुपए वेस्ट हो रहा है। तो ये आप टैक्स प्लानिंग के पर्पज से भी याद रखना। अगर मान लीजिए आप इस टाइप से कोई इंटरेस्ट वगैरह लेके कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो जिसपे आपको इंटरेस्ट वगैरह पे करना होगा, लोन लेकर अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हो तो ध्यान रखना कि वो आप ना कोई 2 बंदे मिलकर ले लेना, मतलब को-ओन्ड प्रॉपर्टी लेना, तो उससे आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट ज्यादा मिल जाता है सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों के लिए अलग अलग ये लिमिट मिलेगी, 2 लाख या तीसरा एज द केस में भी। बट दोनों की मिलाकर इंडिविजुअल लेवल पे 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि ये अकेला 2,30,000 की या 2,50,000 की डिडक्शन ले रहा है, बट दोनों की मिलाकर 2 लाख रुपए से ज्यादा की हो सकती है। ठीक है जी। और अगर मान लीजिए कोई को-ओन्ड प्रॉपर्टी है और वो लेट आउट करी गई है तो उस केस में तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपली आप ये मानते हुए कि वो किसी एक ही बंदे की प्रॉपर्टी है, आप उसकी टोटल इनकम अंडर द हेड HP निकाल लीजिए और जो उसकी HP के अंदर इनकम आएगी उससे दोनों के हेड्स में इन द रेस्पेक्टिव रेशोज, मान लीजिए 1 लाख रुपए की HP की इनकम आती है, 50% इनका शेयर था, तो 50,000 रुपए A के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, 50,000 रुपए B के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए। तो अब हमारा बस लास्ट कंसेप्ट बचा है इनकम अंडर द हेड HP का, डीम्ड ओनरशिप। तो हमने वहाँ पे ओनरशिप में पढ़ा था कि ओनरशिप इंक्लूड डीम्ड ओनरशिप, वो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हम पढ़ेंगे, तो आ गया वो लास्ट हमारा, पढ़ लेते हैं उसे भी। सेक्शन 27 बताता है डीम्ड ओनरशिप के बारे में। डीम्ड ओनरशिप क्या होती है, ट्रांसफर टू अ स्पाउस। अगर कोई पर्सन अपने स्पाउस को, वेदर हस्बैंड और वाइफ, मान लीजिए मिस्टर ए है और वो अपनी वाइफ मिसिज ए को कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन,
या विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी कि वो उसका एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं लेता। मान लेते हैं उसकी वैल्यू बनती है यहाँ पे 1 करोड़ रुपए, बट वो उससे ले रहा है 10 लाख रुपए। तो अगर वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर कर देता है कोई भी अपने स्पाउस को, तो वो जो ट्रांसफर कर दिया, अब यहाँ पर एक्चुअली ऑनर तो मिसेस ए बन गई, बट यहाँ पे मिस्टर ए को ही डीम्ड ऑनर माना जाएगा, और जो इनकम इनकी बनेगी एचपी की इनकम, वो मिस्टर ए को ही कंप्यूट करके मिस्टर ए को ही पे करनी होगी। अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर इज डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द ट्रांसफर्ड प्रॉपर्टी। इस केस में मिस्टर ए को ही यहाँ पे डीम्ड ओनर माना जाएगा। बट इसकी एक्सेप्शन क्या है कि अगर ये एग्रीमेंट हो रहा है लिव अपार्ट, कि मतलब स्पाउस में लड़ाई हो गई और अब वो एग्रीमेंट कर रहे हैं भाई हम दोनों रहेंगे अलग अलग, शक्ल मत दिखा दियो मेरे को अपनी और जा घर ले जा मेरा, तो अगर वो इस तरीके से अपना घर दे रहा है तो फिर इस केस में वो डीम्ड ओनर नहीं बनेगा। अगर मान लो मिस्टर ए ने मिसेस ए से कह दिया कि दफा हो जाए यहाँ से और फिर दोबारा देखियो मत मेरे को, घर ले जा, उसमें अलग रहना, तो अब इस केस में यहाँ पर वो डीम्ड ओनर मिस्टर ए नहीं बनेंगे, वो मिसेस ए को ही ऑनर बना दिया जाएगा। भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो। सेकंड, ट्रांसफर टू अ माइनर चाइल्ड, सेक्शन 27(1). अब अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल अपने माइनर चाइल्ड को, माइनर चाइल्ड कहने का मतलब 18 साल से कम के चाइल्ड को, अब वो अगर सन है तो वो मैरिड है या अनमैरिड है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर डॉटर है तो वो मैरिड डॉटर है तो ये एक्सेप्शन हो जाएगी यहाँ पर। अगर मैरिड डॉटर, चाहे वो माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर करता है तो फिर इस केस में वो यहाँ पर डीम्ड ऑनर नहीं बनेगा। अगर अनमैरिड माइनर डॉटर को ट्रांसफर करता है तभी डीम्ड ऑनर बनेगा, क्योंकि सर अगर मान लीजिए बेटे की शादी हो गई तो फिर आपने उसे जो भी दे दिया फिर तो वो उसके ससुराल वालों का हो गया ना, फिर वो आपको डीम्ड ऑनर कहाँ से बना देंगे, वो तो ससुराल वाले ले गए प्रॉपर्टी। तो इस केस में अगर मान लीजिए अनमैरिड माइनर डॉटर को देता है तभी केवल डीम्ड ऑनर बनेगा। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल अपने माइनर चाइल्ड को कोई भी प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन या विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर देता है तो उस केस में इंडिविजुअल को ही यहाँ पे डीम्ड ऑनर बनाया जाएगा। उसकी एक्सेप्शन क्या है, इन केस ऑफ ट्रांसफर टू अ माइनर मैरिड डॉटर द ट्रांसफरर इज नॉट डीम्ड टू बी द ऑनर। ठीक है, चलिए बालिका वधू के केस में याद रखना कि वो नहीं होता डीम्ड ऑनर। बट अगर मान लीजिए क्या होता है कि मिस्टर ए मिसेज ए को या अपने माइनर चाइल्ड को ये बोलते हैं कि भाई प्रॉपर्टी नहीं दे रहा मैं तुम्हें, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहा, रादर तुम 1 करोड़ रुपए लो और तुम जाके एक प्रॉपर्टी खरीद लो। तो अब ये ट्रांसफर पैसे तो दिए मिस्टर ए ने और प्रॉपर्टी खरीद रही है मिसेज ए, तो इस केस में जो ऑनर होंगी वो मिसेज ए ही होंगी, बट इस प्रॉपर्टी से होने वाली जो भी इनकम होगी उसके ऊपर क्लबिंग के प्रोविजन से अप्लाई करके इनकम क्लब कर दी जाएगी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। ये हम पढ़ेंगे while we will discuss about the clubbing provisions, वो हम अभी अपने नेक्स्ट 3-4 वीडियो के बाद डिस्कस करेंगे क्लबिंग के प्रोविजंस। उस टाइम पर हम ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे, याद रखना, मैं आपको याद दिलवाऊंगा कि मैंने एचपी में आपको ऐसा बताया था। होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिएबल स्टेट, तो अगर कोई इम्पार्टिएबल स्टेट का होल्डर होता है तो जो होल्डर होता है उसे ही यहाँ पे डीम्ड ऑनर बना दिया जाता है। चलिए, मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रेजिडेंशियल सोसाइटी है, तो जो उसके मेंबर्स है, जिसके पास उसके शेयर सर्टिफिकेट वगैरह है, जिसके पास मतलब उसका शेयर है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो उन इंडिविजुअल्स को बना दिया जाता है यहाँ पे डीम्ड ऑनर। अब मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जैसे गोकुलधाम कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसके अंदर वो पूरी प्रॉपर्टी तो गोकुलधाम की है, बट उसके अंदर जो जेठालाल का घर है तो अब जेठालाल को ही यहाँ पे बना दिया जाएगा डीम्ड ऑनर। उस घर के लिए डीम्ड ऑनर कौन होगा, जेठालाल। पर्सन इन पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, a person who is allowed to take or retain the possession of any building or part thereof in part performance of a contract of the nature referred to in section 53A। ये क्या होता है, ये होता है joint development agreement, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे कैपिटल गेन के सेक्शन के अंदर। The transfer of property act shall be deemed owner of the house property, तो अगर ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो इस केस में भी आपको डीम्ड ऑनर बना दिया जाता है। possession of the property has been handed over to the buyer, कि अगर मान लीजिए बायर को प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दिया गया है तो बायर को ही डीम्ड ऑनर मान लिया जाएगा। रदर अभी वो बायर एक्चुअल में रजिस्टर्ड पेपर पे वो अभी ऑनर नहीं बना, बट डीम्ड ऑनर मान लिया जाएगा। सेल कंसिडरेशन हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड टू बी पेड टू द सेलर बाय द बायर, यानी कि बायर ने या तो सेल कंसिडरेशन पे कर दिया है या तो सेल कंसिडरेशन पे करने का प्रॉमिस कर दिया है, तो इस केस में भी बायर को बना दिया जाएगा यहाँ पे डीम्ड ऑनर। थर्ड, सेल डीड हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ द बायर ऑल्दो सर्टेन अदर डॉक्यूमेंट लाइक पावर ऑफ अटर्नी एग्रीमेंट टू सेल विल हैव बीन एग्जीक्यूटेड, यानी कि अभी ये सेल एग्रीमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ बट पावर ऑफ अटर्नी वगैरह एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो इस केस में बायर को बना दिया जाएगा डीम्ड ऑनर। ठीक है, बायर वुड बी डीम्ड टू बी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑल्दो इट इज नॉट रजिस्टर्ड इन हिज नेम, अभी उसके नाम में तो रजिस्टर नहीं है बट तब भी उसे यहाँ पे डीम्ड ऑनर बना दिया जाएगा। सिक्स्थ एंड लास्ट, पर्सन हैविंग राइट इन प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 12 ईयर्स, तो क्या होता है कि अगर आप किसी पर्सन को एक 12 साल से ज्यादा की लीज, 12 साल या 12 साल से ज्यादा की लीज पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं कि अब 12 साल की लीज हो गई जी, ये आपके पास ही रहेगी, तो इस केस में अब जब आपने 12 साल या 12 साल से ज्यादा की लीज पे किसी को ट्रांसफर कर देते हैं तो उसे बना दिया जाता है यहाँ पे डीम्ड ऑनर। दैट इज ट्रांसफर बाय वे ऑफ अ लीज फॉर नॉट लेस देन 12 ईयर्स, आपने बोल दिया कि 15 साल की लीज हो गई, तो अब इस केस में वो जो बंदा है जिसे मतलब जो लेसी है, लेसर ने दिया 15 साल की लीज, तो जो लेसी है उसे यहाँ पे बना दिया जाएगा डीम्ड ऑनर।
बट अगर मान लीजिए आपको लीज इस टाइप से दी जा रही है, 1-1 साल की लीज दी जा रही है, फिर आप ऐसे करते करते अगर 15 साल लगे, तो इस केस में आपको डीम्ड ओनर नहीं बनाया जाता। अगर आपको इकट्ठी एक साथ 12 साल या 12 साल से ज्यादा की लीज दी जाती है, तो उस केस में आपको डीम्ड ओनर बना दिया जाता है। ठीक सर, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी आपको अच्छी तरीके से चैप्टर में समझा सकूं, और आई होप कि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ भी आ गया है। अब बस मुझे आपसे क्या रिक्वेस्ट है, आपको क्या करना है, आपको बहुत जल्दी से अपनी मॉड्यूल खोलना है, और मॉड्यूल के अंदर जितने भी इलस्ट्रेशन, टेस्ट एंड नॉलेज के क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कुछ भी दे रखे हैं, वो सब कुछ आपको सॉल्व करने हैं, सो दैट कि सभी कंसेप्ट आपको अभी रिवाइज हो गए। अब साथ ही साथ आपको वो उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी आ जाए कि किस टाइप से वो आपको पेपर के अंदर प्रेजेंट करना है, किस टाइप से आपको उन्हें टैकल करना है। और अगर किसी के अंदर कोई भी आपको छोटा भी डाउट आ रहा है ना सर, आपको टेंशन लेनी नहीं है, आपको सिंपली फोन उठाकर बस मेरे को एक व्हाट्सएप पे मैसेज डालना है, और आई विल रिजॉल्व ऑल योर डाउट्स। ठीक है जी, तो बस आज के लिए इतना ही था। अपनी पढ़ाई के ऊपर फुल फोकस के साथ पढ़ाई करते रहिए, कोई दिमाग खराब वाली बातें मत करिए, इधर उधर मत पढ़िए चक्करों में दोस्तों के साथ ये वो, मतलब ठीक है, ऐसा भी नहीं बिल्कुल ही उनसे कट आउट हो जाओ, थोड़ा थोड़ा टाइम दो। ऐसा नहीं कि पूरे दिन ही रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, पूरे दिन ही इंस्टाग्राम व्हाट्सअप फेसबुक चल रहा है, इस टाइप से कोई भी समय बर्बाद मत करिए। अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करिए, अपना टारगेट बनाकर रखिए, मई जून 2024 अटेम्प्ट के अंदर आपको क्लियर कर देना है सब कुछ, और उसके बाद अपनी आगे की लाइफ को एंजॉय करना है। जितनी जल्दी आपकी पढ़ाई खत्म होगी, आप CA CMA बनेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी लाइफ को आगे एंजॉय कर सकेंगे। इसके अंदर ज़्यादा टाइम मत लगाइए, बहुत जल्दी जल्दी अच्छी तरीके से पढ़ के कंप्लीट करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। ठीक है सर, तो आपको वीडियो लाइक करनी है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो लाइक करिए, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो शेयर करेंगे उन्हें भी कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें मिलेंगी, तो वो आपको भी मतलब थैंक यू बोलेंगे कि भाई बहुत बढ़िया चीज़ आपने शेयर करी, तो उससे आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करा, तो जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू, साइनिंग ऑफ, गुड बाय।